इनविजिबल है सबको। जी सर। सबको श्योर है। जी सर। ठीक है, गुड इवनिंग। तो आज के क्लास का टॉपिक तो आपको पहले से पता है, हमने आपको नोट्स पे प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, आज के जो क्लास का जो टॉपिक है उसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। अब कन्फाइंड स्पेस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एज पर सेफ्टी। कुछ कुछ अलग अलग कंडीशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया, हाइट सर वर्क हो गया। आवाज कट रही है सर। क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज कट। आवाज कट रही है हाँ, क्या? कट कट के आ रही है सर। तो एक मिनट कुछ बस कुछ जी करना जी। पड़ेगा। अभी आ रही है? जी सर। अभी आ रही? जी सर। जी सर आ रही है। आज क्लास का टॉपिक है वो है कन्फाइंड स्पेस। ठीक है, तो अब कन्फाइंड स्पेस क्या होता है? अब हमने आपको हर एक टॉपिक का अलग अलग से डेफिनेशंस बताए थे कि भी चीज़ों को कैसे डिफाइन करेंगे। वॉइस क्लियर है आपको मेरी? डाउन हो गया था। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। स्टार्ट कर। है। जी सर। नेटवर्क आज थोड़ा डाउन चल रहा है मेरे पास। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब कन्फाइंड स्पेस का मतलब होता है कोई भी वैसा एरिया जो पार्शली क्लोज हो, मतलब आधा बंद हो या पूरा बंद हो। ठीक है, इसमें आने जाने का एक रास्ता हो, उसको बोलते हैं कन्फाइंड। मतलब लिमिटेड एंट्री लिमिटेड एग्जिट हो, मतलब आने और जाने का एक ही रास्ता हो, जहाँ एक ही जहाँ से हम निकल रहे हैं वापस भी आपको वहीं से आना है। ठीक है, अंदर जाने का और बाहर आने का जैसे घर में कैसे होता है, एक ही गेट है। तो अगर आने जाने का रास्ता एक है, एरिया बंद है, वहाँ पे ऑक्सीजन का मतलब लेवल कम हो सकता है। छोटा जगह जहाँ पे रेगुलर काम के लिए डिजाइन नहीं किया, उसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। सिंपल एक डेफिनेशन भी है, मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि एन इनक्लोज्ड और पार्शली इनक्लोज्ड विथ लिमिटेड स्पेस एंट्री और एग्जिट। आने जाने का एक लिमिटेड रास्ता और बंद एरिया हो जिसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे हवा का बहाव कम हो सकता है, एरिया छोटा होगा, आपको काम करने में दिक्कत होगी, उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। अब उसके एग्जांपल्स में जैसे टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया बड़ा बड़ा, साइलोज हो गया, सीवर लाइन हो गया जो बड़े बड़े आपको नाले होते हैं ना, पाइपलाइन हो गया अंदर से गया हुआ है, स्टोरेज बिन्स हो गया, बड़ा बड़ा ऑयल कंटेनर हो गया। ये सब एग्जांपल है कन्फाइंड स्पेस का। ये क्लियर है डेफिनेशन आपको कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? जी सर। सर एक बार फिर रिपीट कीजिए हाँ देखो, डेफिनेशन। कन्फाइंड कन्फाइंड स्पेस मतलब कोई भी वैसा बंद एरिया या फिर आधा बंद एरिया जिसमें आने जाने का रास्ता एक हो, और उसमें काम वो रेगुलर काम के लिए डिजाइन नहीं किया होगा, मतलब लगातार काम के लिए डिजाइन नहीं किया, वहाँ पे कम स्पेस होगा, आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, प्रॉपर खड़े होकर काम नहीं कर सकते हैं। अब मान लें किसी पाइपलाइन के अंदर आपको काम करना है, तो वहाँ पे काम करने में तो दिक्कत होगा, वो जो पाइपलाइन होगा वो अंदर से राउंड होता है, अब खड़े होने में दिक्कत करेगा, वो फ्लैट सरफेस नहीं रहेगा। जी सर। तो उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। हाँ अमित, क्या बोल रहे हैं? बस सर यही पूछ रहे थे, एक बार रिपीट करना बोल रहे थे। ओके ओके। ओके, और किसी को कोई इसमें डाउट? कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, समझ में आ रहा है? यस सर। कन्फाइंड मतलब होता है छोटा जगह, मतलब कन्फाइंड का मतलब ही होता है मीनिंग कि छोटा जगह होता है। वैसा स्पेस जो आपको काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया होगा, वैसा जगह को कन्फाइंड स्पेस बोलता है। एग्जांपल में टैंक्स हो गया, वाटर पाइपलाइंस हो गया, आपको बड़े बड़े जो क्या बोल सकते हैं, एक्सकवेशन का खदान होता है ना, कोयले का खदान हो गया, वो सब भी कन्फाइंड स्पेस में आता है। सीवियर लाइन हो गया, बड़े बड़े नाले हो गए हैं। ठीक है, जो अभी हर जगह बड़ा बड़ा नाला बन रहा है जो ऊपर से कवर किया रहता है, इनसाइड से पूरा स्पेस है, वो सब सब कन्फाइंड स्पेस में आता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का बहाव कम होता है, हवा नहीं जाएगा रेगुलर, वो बंद एरिया रहता है।
आने जाने का रास्ता भी कम होता है, तो सब कन्फाइंड स्पेस में आता है। क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ा जाए। जी। चलो, अब आता है, मैंने आपको वही बताया कि अब एग्जांपल ऑफ कन्फाइंड स्पेस होता है, कन्फाइंड स्पेस का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है। तो अंडरग्राउंड टनल्स हो गया, मैनहोल्स हो गया या वाल्ट हो गया, छोटे छोटे जो बड़े चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। और केमिकल स्टोरेज टैंक हो गया, जो पानी वाला स्टोरेज टैंक हो गया, या ऑयल स्टोरेज टैंक हो गया, पाइपलाइन हो गया जिससे गैस ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह। टनल्स हो गया जो क्या बोल सकते हैं आपको, माइनिंग के लिए टनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, कोल माइनिंग का टनल हो गया, वो सब सब इसके अंदर आता है, कन्फाइंड स्पेस के अंदर आता है। तो उसको आपको कुछ एग्जांपल्स पता होना चाहिए, जो पाइपलाइंस हो गया, या फिर आप बोल सकते हो स्टोरेज टैंक हो गया, टनल हो गया, ये सब एग्जांपल होता है कन्फाइंड स्पेस का। और कन्फाइंड स्पेस होता है क्या, ये दो चीज़ को सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं और कन्फाइंड स्पेस का क्या एग्जांपल होता है। ओके, क्लियर है जी यहाँ सर। एग्जांपल आपको? जी सर। शाहरुख, साहिल, अरमान, जी सर, जी क्लियर सर, है। क्लियर है। क्लियर कोई सर। डाउट, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? आगे बढ़ा जाए। जी सर। जी सर। चलो ठीक है। अब आता है भाई कन्फाइंड स्पेस में, अभी हमें पता चल गया, ठीक है, कन्फाइंड स्पेस को बोलते हैं वैसा छोटा जगह जिसमें आने जाने का रास्ता कम हो, ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। अब उसमें क्या दिक्कत आएगी, खतरा क्या होगा उसमें काम करने के लिए? अब कन्फाइंड स्पेस या पाइपलाइन हमें काम करना है, वेल्डिंग करना है, कटिंग करना है, किसी भी टनल्स में अंदर काम करना है, स्टोरेज टैंक हो गया जिसके अंदर जाके वर्कर्स को काम करना होगा, तो उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि भाई हवा का बहाव कम होगा, मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है उसमें। हवा का बहाव कम होगा मतलब ऑक्सीजन की कमी हो सकती है उसमें, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब हो सकता है जी कि भाई सर। अंदर में कोई टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल हो सकता है, कोई वैसा जहरीली गैस जो अंदर में अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वहां पे हवा का बहाव नहीं है, तो कोई अगर गैस अंदर गया तो बाहर भी नहीं निकलेगा वो। अब इनगल्फमेंट या इंट्रैपमेंट का मतलब होता है अंदर आदमी को फंस जाना, अटक जाना। अब छोटा एरिया तो कोई आदमी फंस भी सकता है वहां पर, पैर फंस गया, बंदा अटक गया वहां पर। जैसे अभी ये देखो, ये जो जाने का रास्ता है, मान लीजिए थोड़ा सा और छोटा है, आप अंदर जाने में फंस भी सकते हो सकता है कोई मोटा आदमी अंदर जाने की कोशिश कर रहा, फंस गया गेट पर वो, या अंदर जाके कहीं पे वो अटक गया वो, तो इसको बोलते हैं इंट्रैपमेंट या इनगल्फमेंट, फंस जाना अंदर में, गिर गया और गिर के उठ नहीं पा रहा वो, क्योंकि रेगुलर काम के लिए डिजाइन नहीं किया, छोटा सा एरिया था वो। इसमें सबसे पहला हजार्ड क्या, ऑक्सीजन लेवल कम होना सबसे पहला हजार्ड है कन्फाइंड स्पेस में, क्योंकि हवा का बहाव ही कम होता है उसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा गेट होता नहीं है जाने के लिए। उसके बाद होता है कि टॉक्सिक गैसेस, जहरीली गैसेस अवेलेबल हो सकती है। इनगल्फमेंट या इंट्रैपमेंट मतलब बंदा अंदर में फंस सकता है कि छोटा जगह होगा तो। अब फायर और एक्सप्लोजिव का रिस्क हो सकता है अभी अंदर में, अगर कोई भी फ्लेमेबल गैसेस मान लिया, हो सकता है मीथेन हो गया, एलपीजी या कोई भी अलग तरीके का गैसेस अगर अवेलेबल है, तो अंदर में आग लगने के चांसेस है, एक्सप्लोजन हो सकता है। अब लिमिटेड मूवमेंट एंड एक्सेस मतलब आने जाने का रास्ता छोटा है, तो ये भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। आने जाने में आपको बहुत दिक्कत क्रिएट होगा, जाने में भी टाइम लगेगा और आने में भी टाइम लगेगा, छोटा स्पेस है, बाहर निकलने में जैसे अभी यही छोटा सा एक जो स्पेस है इसमें से अंदर जाना है तो टाइम लगेगा, और बाहर आने में भी टाइम लगेगा आपको। तो ये सब क्या हजार्ड है कन्फाइंड स्पेस का। दो तीन चीजें जो कि आपको मेन ध्यान रखना है, सबसे पहला लैक ऑफ ऑक्सीजन, टॉक्सिक गैसेस, और फ्लेमेबल गैसेस हो सकते हैं अंदर जिसकी वजह से आग लगने के चांसेस होंगे। ये कन्फाइंड स्पेस का हजार्ड है। क्लियर है आपको हजार्ड कन्फाइंड स्पेस का? यस सर। जी सर। सबको क्लियर है? शाहिर, आबिद? यस सर। जी सर, जी क्लियर सर। है। जी सर, क्लियर है हजार्ड सर। आप सबको डेफिनेशन हमने बता दिया था कि हजार्ड किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अब हर काम में क्या खतरा है वो हमें पता होना चाहिए। अब कन्फाइंड स्पेस एक कंडीशन है, ठीक है, जैसे हम हर आपको अलग अलग कुछ कुछ मेन मेन टॉपिक्स बताएंगे, ठीक है। दो मिनट होल्ड करना था। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, एग्जांपल्स क्या था, मैंने आपको वो बता दिया, उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है, हजार्ड क्या था उसके, वो आपको एक्सप्लेन कर दिया हमने। अब आता है अगर उसमें काम करना है तो पीपीई का यूज होगा, उसके अंदर में काम करने के लिए क्या क्या पर्सनल चीजें पहननी पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है स्काबा बोलते हैं इसे, ठीक है, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus, रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन है, मतलब अगर वहाँ अगर इनसाइड में अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ठीक है, मान लिया ऑक्सीजन कम है अंदर में या फिर टॉक्सिक गैसेस कुछ अवेलेबल है, तो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी। कोई जहरीली गैस रहेगा तो अगर सांस ले लिया तो प्रॉब्लम होगी।
तो उस टाइम स्काबा पहन के जाया जाता है, अगर वैसा कंडीशन होगा तब। उसके बाद आता है फुल बॉडी हार्नेस एंड रिट्रीवर लाइन, मतलब सेफ्टी बेल्ट पहन के जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनसाइड कोई बंदा बेहोश हो जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए हम इस तरीके का ट्राइपॉड यूज करते हैं, जिसमें बंदे के सेफ्टी बेल्ट में कनेक्ट किया जाता है, उसको बाहर खींचा जाता है। उसके बाद आता है केमिकल रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स, अगर अंदर में लिक्विड वगैरह कुछ अवेलेबल है तो केमिकल रेजिस्टेंस हैंड ग्लव्स यूज करेंगे, या फिर अगर नॉर्मल कंडीशन है तो नॉर्मल ग्लव्स यूज होगा। अब सेफ्टी बूट या ग्लव्स यूज करते हैं, मतलब शूज हो गया वो यूज होगा, ग्लव्स का यूज होगा नॉर्मल। हेलमेट विथ हेडलैम्प होता है। अब हेलमेट विथ हेडलैम्प क्यों यूज करेंगे? क्योंकि इन साइड में अगर रोशनी कम है, ठीक है, तो हमें वैसा हेलमेट ले जाया जाता है जिसके ऊपर में हेडलैम्प लगा होता है, आगे में टॉर्च होता है, ताकि अगर आप आगे चले तो आपको आगे विजिबिलिटी अच्छी रहे, आपको दिखे चलने में। हाँ अभी बताओ। सर तीसरा पॉइंट समझ में नहीं आया सर। थर्ड पॉइंट है केमिकल रेजिस्टेंस क्लॉथिंग है, मतलब सॉरी ग्लव्स बोला था मैं। केमिकल रेजिस्टेंस क्लॉथिंग का मतलब होता है कि अगर इनसाइड में जा रहे हैं तो कभी अच्छा। कभी क्या होता है ना, वो सरफेस वेट होता है, मतलब अगल बगल का जो वॉल वगैरह है वो सब में, मतलब समझ लो केमिकल्स वगैरह लगा हुआ, तो फुल बॉडी एक ये आता है, कवर ऑल आता है, मतलब आपका पूरा हेयर से लेके सारा कुछ कवर हो जाएगा। वो कवर ऑल तो में क्या होता कवर है? ऑल पे कुछ है? हाँ ये जी जी। कवर ऑल, फुल बॉडी कवर ऑल इसको बोलते हैं। ये इसमें ना हुडी के टाइप का होता है, ये आपको आगे से भी पूरा ऊपर से आपका हेड वेट सब कवर कर लेगा वो। अलग अलग मटेरियल, अभी देखो आपको जो यूनिफॉर्म होता है ओके जिसको सर। कवरऑल या बॉयलर सूट बोलते हैं ना, उसका भी अलग अलग टाइप आता है। एक आता है कि आपको क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक मटेरियल होता है, समझो पॉलीमर का बना हुआ, ठीक है, वो आपको आता है केमिकल रेजिस्टेंस क्लॉथिंग जिसको बोलते हैं। वो अगर केमिकल फैक्ट्री में अगर कहीं पे काम करना है, जहाँ पे अगर इनसाइड कन्फाइंसमेंट बार है, जहाँ पे भीगा एरिया पूरा, वहाँ पे वैसा कपड़ा पहन के जाते हैं, येलो येलो कलर का होता है, वो प्लास्टिक का बना होता है। वो नॉर्मल कपड़े के ऊपर पहन लेते हैं उसको, ओके उसके बाद सर। अंदर जाते हैं। इसको बोलते हैं केमिकल रेजिस्टेंस क्लॉथिंग। देन आता है सेफ्टी बूट, मतलब सेफ्टी शूज तो पहनना ही पहनना है, ग्लव्स को यूज करना नॉर्मली। अब हेडलैम्प का यूज करना, अगर हेलमेट के ऊपर हेडलैम्प वाले हेलमेट, अगर अंदर में ऑक्सीजन मतलब और ये लाइट कम है, तो रोशनी की अगर कमी है अंदर में, वैसा कन्फाइंस में जहाँ पे ज्यादा रोशनी नहीं है, तो हम वैसा हेलमेट पहनेंगे जिसके ऊपर में हेलमेट में हेडलैम्प लगा हो, आगे में टॉर्च लगा रहता है। ये बेसिक पीपीज है जो कि आपको अगर कन्फाइंस में काम करना है तो पहनना पड़ेगा। शाहरुख, अरमान, क्लियर है? साहिल? यस सर। जी सर। अभी स्काबा के बारे में मैंने आपको बताया, सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग ब्रीदिंग apparatus बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब ये आगे में मास्क लगा रहेगा, ये ऑक्सीजन लेवल रहेगा, ऑक्सीजन इसमें रहता है सिलेंडर में, और इसका पाइपलाइन आगे मास्क में आपके कनेक्ट रहता है। अगर इनसाइड में ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी है या कोई टॉक्सिक गैसेज अवेलेबल है जिसकी वजह से आपको जान जा सकती है, तब हम ये यूज़ करेंगे। हम नॉर्मली इसको यूज़ नहीं करते ऐसा, क्योंकि ये सब महंगा भी आता है, समझ गए? अगर कंडीशन नॉर्मल है, जी सर। हवा का बहाव ठीक ठाक है, ऐसा कोई टॉक्सिक गैसेज अवेलेबल नहीं है अंदर, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली जाएंगे अंदर में, हाँ, लेकिन अपना ग्लव्स वगैरह प्रॉपर हेलमेट वगैरह सेफ्टी बेल्ट पहन के इनसाइड जाएंगे, ठीक है? जी सर। क्लियर है? जी सर। यस। तो कन्फाइंड जी स्पेस सर। का डेफिनेशन सबको क्लियर हो गया? कन्फाइंड स्पेस कैसे डिफाइन करेंगे, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? शाहरुख यस सर। बता सकते हो? अभी हमने आपको बताया कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, बता सकते हो थोड़ा? शाहरुख आप एक्सप्लेन करोगे थोड़ा? सर मैं हाँ आप ही को मैं बोल रहा हूँ, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, हमने क्या बताया अभी आपको? नहीं समझ सर में मैं आया? बताऊं? हाँ बताओ। वैसे एरिया जहाँ काम करना करना मुश्किल हो और जिसके आने जाने का रास्ता सीमित हो उसे कन्फाइंस बोलते हैं। जी हाँ सही बोल। जिसका सर एंट्री और एग्जिट एक ही गेट है। हाँ सबसे पहले क्या होता है कि वो मतलब मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, इंक्लोज या पार्शियल इंक्लोज, मतलब बंद एरिया होता है ना, आधा बंद या पूरा बंद एरिया हो, इसमें आने जाने का एक रास्ता हो, वन एंट्री वन एग्जिट होना चाहिए। और ये मतलब रेगुलर वर्क के लिए डिजाइन नहीं किए गए, मतलब रेगुलर काम के लिए डिजाइन नहीं किए गए। कन्फाइंड स्पेस में अगर काम करना होता है ना, तो हमें 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा काम करेंगे, फिर हमको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि उसमें रेगुलर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। वो वहाँ पे बैठने का जगह नहीं मिलेगा आपको, खड़े रहने रेगुलर खड़े होकर काम नहीं कर पाएंगे,
वो एरिया ही रेगुलर काम के लिए डिजाइन नहीं किया गया, उसी को बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस, जिसमें पार्शियली इंक्लोज या इंक्लोज एरिया हो, मतलब बंद एरिया हो जिसमें आने जाने का एक रास्ता हो, और ये रेगुलर काम के लिए डिजाइन नहीं किया गया, उसको बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? साहिल आपको क्लियर है? जी सर। कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं? सर वैसा एरिया जहाँ आने जाने का रास्ता एक हो और हम्म। वर्कर 15-20 मिनट से ज्यादा काम नहीं कर सकता और काम करने में कठिनाई हो, हाँ। सब तरफ से पैक रहता है सर, आने जाने पैक रहता है। बिल्कुल। अब हमने आपको उसमें बताया था भी कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या सर हजार्ड होते हैं। इसमें हाँ, सर बोलो। इसमें ये कन्फाइंड स्पेस एरिया में इकोनॉमिक हजार्ड हो सकते हैं सर इसमें। हाँ बिल्कुल होगा, अर्गोनॉमिक्स के रेगुलर वर्क के लिए डिजाइन नहीं किया गया, तो छोटा सा एरिया है, तो हमें बैठने में दिक्कत होगा। हमारा जी जो जी डिजाइन, एरिया डिजाइन वो सही नहीं होगा तो अर्गोनॉमिक्स हजार्ड तो होगा ही जी होगा जी इसमें। वही। बिल्कुल होगा, सही जज किया आपने। तो अभी हमने आपको बेसिक पीपीज बता जी दिया, सर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। जी सर। यस यस सर। सर। अब आता है भाई कंट्रोल मेजर्स बिफोर एंट्री, मतलब अगर हमें कन्फाइंड स्पेस में, हमने आपको बता दिया क्या खतरा होता है, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर हमको काम करना है, तो सबसे पहले क्या क्या कंट्रोल्स, मतलब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, काम करने से पहले क्या क्या कंट्रोल मेजर्स यूज करेंगे, अंदर जाने से पहले, कन्फाइंड स्पेस के अंदर अंदर जाना है हमें, तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एटमॉस्फेरिक टेस्ट करेंगे, मतलब कंडक्ट करेंगे भाई वहाँ का ऑक्सीजन लेवल वगैरह कैसा है, मतलब वहाँ पे जो, मतलब हवा जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कोई टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज नहीं, जलने वाली कोई चीज़ें या जहरीली गैसेज तो अवेलेबल नहीं है, वो चेक किया जाएगा अंदर में, अगर काम करना है तो, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं भाई जी सर। वेंटिलेट द स्पेस, मतलब अंदर में हवा का बहाव है कि नहीं, अगर नहीं है तो हवा का बहाव हमें बाहर से एयर एयर प्रेशर डालना पड़ेगा अंदर में, कंप्रेस एयर यूज करते हैं हम लोग। सबसे पहले चेक करेंगे भाई एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेक किया जाएगा कि भाई वो जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें हवा कैसा है, हवा का बहाव सही है, कोई टॉक्सिक गैसेस या फिर कोई फ्लेमेबल जलने वाली कोई गैसेस तो अवेलेबल नहीं है अंदर में, ठीक है। कुछ भी चल रहा है बार बार। ठीक है। अभी मैं आपको कंट्रोल मेजर्स बता रहा था भाई क्या क्या कंट्रोल मेजर्स यूज करना पड़ेगा अगर हमें कन्फाइंड स्पेस में अगर अंदर जाना हो तो, ठीक है। सबसे पहले हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेक करेंगे, जिसमें चेक किया जाए कि भाई वहाँ का हवा का बहाव कैसा है, हवा जहरीली या फिर कोई फ्लेमेबल गैसेस अवेलेबल नहीं है, तो चेक करेंगे। वेंटिलेट द स्पेस, मतलब अगर उसमें हवा का बहाव कम है तो बाहर से हम लोग कंप्रेस एयर यूज करते हैं, ठीक है, पाइपलाइंस के द्वारा इन साइड में एयर पास किया जाता है, जिसका से अगर अगर अंदर में हवा कम है थोड़ा, तो हम उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद होता है कि भाई कन्फाइंड स्पेस का परमिट, काम करने से पहले उसका परमिट चाहिए होगा, परमिशन मिलेगा, ठीक है। और एक होता है कि वो डेवलप एन इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, मतलब अगर किसी को अंदर कुछ हो जाता, बाई चांस कोई बंदा बेहोश होकर गिर गया, किसी को कोई चोट लग गया, कट लग गया, कुछ भी हो गया, तो हम एक इमरजेंसी नंबर और बाकी प्लान बताते हैं कि अगर कभी किसी को कुछ हो जाएगा तो आपको किसको कांटेक्ट करना है, किसको कॉल करके बुलाना और क्या करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, मतलब अगर बंदा अंदर फंस जाता है, कुछ हो गया, तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, किसको कॉल करना है, कैसे आपको रिस्पॉन्स करना है, उसको बोलते हैं इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान। ये चार चीज आपको समझ में आया हमने जो बताया भी आपको, अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर अंदर जाना है तो सबसे पहले क्या क्या चीज करना पड़ेगा। जी सर। यस सर, समझ आ गया। जी सर। एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या चेक करेंगे, कंडक्ट एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग में, बता सकते हो? सर इसमें एरिया गैस चेक करेंगे टेस्टिंग सर कि हाँ। वहाँ का एक हवा का आदमी, एक आदमी, बहाव देखो देखो, कैसा है। सुनो सुनो सुनो, फ्लैमेबल गैस तो नहीं है मैं बताऊं टॉक्सिक सर? है। रुको आराम से। मैंने आप सबको बोला कि अगर किसी को बोलना तो हैंड रेज करके बोलोगे तो बेटर रहेगा, मैं 1 to 1 सबको मौका दूंगा। एक बार सब बोलोगे किसी को समझ में नहीं आया कुछ। ठीक है सर। सॉरी सॉरी। जी। आपको ये रूल सबको पता है कि अगर किसी को कुछ बोलना है हैंड रेज करो, बेटर रहेगा, कोलैप्स नहीं होगा वर्ड्स, ठीक। अभी किसको बोलना है हैंड रेज करो। अभी किसी को नहीं बोलना है क्या कुछ? सर मैं हाँ बताऊं? अरमान, अरमान बोलो। सर शाहरुख। अभी अरमान ने हैंड रेज किया इसलिए बोल रहा हूँ।
ओके ओके। सर हाँ अंदर रोहन। से अंदर टेस्ट करेंगे कि अंदर क्या हवा का बहाव कैसा है, कोई टॉक्सिक गैस है नहीं ना है। और और फ्लेमेबल गैसेस बोले हमने, मतलब सर इसमें तीन तरीके की चीजें करते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में। आपका ऑक्सीजन लेवल और हवा का बहाव अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें कोई जहरीले गैस जिसको बोलते हैं टॉक्सिक गैसेस वो अवेलेबल नहीं होना चाहिए। और आता है फिर आपको फ्लेमेबल गैसेस, मतलब जलने वाली चीजें। कोई चीज़ें ना हो। हम्म अभी आपको मैं कुछ टर्म बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। अच्छा, अभी आता है कि अगर हमको चेक करने के भी जो आपको जलने वाली चीजें हैं उसमें आता है LEL बोलते हैं, ठीक है। ये आपको फ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए होता है, जिसको बोलते हैं लोअर एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजर। एक्सप्लोजिव लिमिट। अब अगर हमें फ्लेमेबल मटेरियल चेक करना है तो उसके लिए हमें LEL देख पता होना चाहिए उस मटेरियल का। मान लिया अगर उसमें ये समझ लो H2S गैस बोलते हैं, ठीक है। H2S एक हाईली फ्लेमेबल पर हाई टॉक्सिक गैसेज में आता है, ठीक है। तो LEL मतलब होता है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, मतलब अगर इससे किसी चीज़ का कंसंट्रेशन कम हो गया, मतलब 100% में अगर कोई 5% है उसका, अगर LEL है, अगर वो 5% से नीचे चला गया तो उससे आग नहीं लगेगा। लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए किसी चीज़ को जलने के लिए। किसी भी फ्लेमेबल गैस को जलने के लिए जो लोअर कंसंट्रेशन चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, उसके बाद ही आग लगेगा। तो उसको बोलते हैं LEL, मतलब अगर इससे नीचे उसका परसेंटेज हो गया तो आग नहीं लगेगा। समझ रहे हो? जैसे कि आपका H2S है, मैं आपको चलो लिख कर बता देता हूँ, ठीक है। H2H हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसका LEL है 4.5%। 4.5% है, मतलब 100% में 4.5% अगर H2S होगा तो आग लग जाएगा वहां पर, अगर हल्का सा भी स्पार्क जनरेट होगा तो, समझ गए। लेकिन अगर ये यही थ्री पॉइंट टू यस सर। परसेंट हो गया तो आग नहीं लगेगा। समझा? गाइड था गाइड। LEL समझ में आ रहा यस यस सर। है? अच्छा LEL का अच्छा। मतलब होता है लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट, मतलब किसी भी फ्लेमेबल गैसेस या लिक्विड को जलने के लिए जो मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए उसको बोलते हैं LEL, मतलब अगर इससे नीचे हो गया तो आग नहीं लगेगा, लेकिन इससे ऊपर रहेगा तो आग लग जाएगा। अगर वो LEL मतलब अगर हमारा अंदर में जो फ्लेमेबल गैसेस हमें चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल LEL से नीचे होना चाहिए। समझ रहे हो? राइट हमको सर। अगर पता है कि अंदर में चलो कोई टॉक्सिक गैसेस मतलब फ्लेमेबल गैसेस अवेलेबल है, तो उसका LEL कितना है वो हमें पता होना चाहिए। और LEL से अगर वो कम है तो हम काम करने का अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर वो LEL से ज्यादा हो गया तो हल्का से स्पार्क जनरेट होगा तो आग लग जाएगा इनसाइड में। उसको बोलते हैं LEL, ठीक है। शाहरुख, LEL क्या होता है समझ में आ गया? मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ अ गैस विच वी नीड टू एक्सप्लोड, मतलब उसको जलने के लिए एक मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए एक्सप्लोड होने के लिए, उसको बोलते हैं LEL। मतलब अगर उससे नीचे हो गया कंसंट्रेशन तो वो नहीं जलेगा, आग नहीं लगेगा, उसमें ब्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं LEL। ये क्लियर है? कि हाँ या ना बोलो भाई। हाँ जी सर। क्लियर सर। अब आता है UEL, ठीक है। UEL ये भी सेम उसी की तरह है, लेकिन इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। नॉक है। अब ये वो घर मैं वाला नॉक है जा रहा ये है। भी मैं आपको चलो H2S का ही एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। H2S बहुत कम है। H2S के जो UEL है वो 45% है। उस घर में जाओ। अब फ्लेमेबल जो ये जो है ना H2S जो हाइड्रोजन एक सल्फाइड मिनट जिसको सर। बोलते हैं, ये ऑयल एंड गैस वाले एरिया में अगर आप जाओगे ना तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा बता है कि ये बहुत मतलब वहाँ पे लीक वीक होने के चांसेस होते हैं। और ये हाईली फ्लेमेबल बस हाईली टॉक्सिक गैसेज है। तो H2S का अगर UEL जो है 45%, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन चाहिए किसी चीज़ मेरा को कहा जलने। है नहीं कि जाना है। अगर इसके ऊपर चला गया तब भी ये आग नहीं लगेगी। वो बंदा है? वो यहाँ यही घर में होते थे। सर मतलब 45% से ऊपर जाएगा तभी भी नहीं लगेगा आग? नहीं लगेगा। तो अगर जलने के लिए कितना चाहिए फिर UEL और LEL के बीच में चाहिए कंसंट्रेशन, समझे? ओके।
तो ये कंसंट्रेशन होता है कि भाई एलईएल और यूएल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इससे ज्यादा होगा भी नहीं ना, इतना ज्यादा थोड़ी ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन भी रहेगा ना, अगर हमारे और एटमोसफेयर में, आपको पता है जो कंसंट्रेशन होता है गैसेस का कैसे होता है, कितना कितना परसेंट होता है? 100% जो आपको एयर है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सब पता है आपको? मत जाओ। किसी को पता है हमारे 100% अगर एयर है उसमें कितना परसेंट ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसेज अवेलेबल है? ये तो बेसिक्स पढ़ाया गया होगा आपको ना, 6 7 में साइंस के बुक में पढ़ाया गया होगा आपको। ध्यान में है किसी को? नहीं सर। अरे मैं बता देता हूँ। हमने जब स्कूल के टाइम में पढ़ा था कि भाई हमारा 100% अगर एयर है, सर आई थिंक नाइट्रोजन 70। नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन 78% था। आई थिंक सर 7। हाँ, उसके बाद आता है आपको ऑक्सीजन, ठीक है, जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ठीक है। ऑक्सीजन था 21%। फिर आपको आई थिंक कार्बन डाइऑक्साइड है, यस सर। और 0.5% कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, और अदर गैसेज है, मतलब 1% में, ठीक है। CO2 और अदर गैसेज जो है 1% में आता है। तो ये मेन दो एलिमेंट्स है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिला के हो गया आपको 99%। समझ रहे हो? हमारा जो कॉमन एयर होगा ना, जो नॉर्मली एयर जो हमें वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में है, उसमें 78% ऑक्सीजन और 21%, सॉरी 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन होता है। अब अगर कन्फाइंड स्पेस में अंदर गए ना, तो इन सबका कंसंट्रेशन कम होगा और इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो सकता है, जो कि फ्लेमेबल गैसेस का। तो हमको एलईएल और यूईएल का ध्यान रखना है कि भाई इन साइड में जो गैसेस है उसके कंसंट्रेशन कितने हैं। आबे, आप अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दो। ठीक है, अभी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? यस यस सर। सर। एलईएल और यूईएल समझ में आ गया आपको? वो सर एक डाउट है सर। हाँ, पूछो। वो सर लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट जो है सर 4.5 से 3.2% और नहीं अपर नहीं नहीं एक्सप्लोजिव नहीं नहीं, लिमिट अरे 3.2% नहीं है भाई, मैं तो जस्ट एक आपको एग्जाम्पल दिया था। सर। किसी का लोअर अच्छा, एक्सप्लोसिव लिमिट एक ही होगा। 4.5% है हाँ, अगर मैं सर। बता रहा था कि तो थ्री सर पॉइंट टू इसके परसेंट हो बीच गया में तो वो नहीं चलेगा। शायद मेरी बात सुनो, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका लोअर जी सर। एक्सप्लोसिव लिमिट 4.5% है, अगर ये इसका कंसंट्रेशन 3.2 हो गया तो आग नहीं लगेगा फिर उसमें, समझ रहे हो? ओके सर। सर तो अभी इसके बीच में रहेगा 4.5% और हम्म ये 45%। तो तो कभी भी आग लग सकता है। अच्छा, और कभी ठीक है कभी क्या होता है ना, कि मान लिया 3.2% है और हमने अलाउ कर दिया, और कभी 3.2% के बाद ऑटोमेटिक वो बढ़ के 4.5 पहुंच गया, एक बैग आग लग गया। ठीक। तो ये सर ये किस होता है। रीजन की वजह से होता है? वहां पर अगर गैसेस, मान लिया हो सकता है एटमोसफेयर कहीं पे चेंज होगा तो एटमोसफेयर चेंज होगा और कोई गैस लीक होना शुरू हुआ, ठीक है, उस टाइम आपके पास उतना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लीक होते होते कंसंट्रेशन बढ़ गया उसमें, समझ रहे हो? और सर इसमें एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि 4.5% अगर तक है तो हम परमिशन नहीं देंगे। तो अगर सर 4.2 या 4.3 अगर गैस हो तो परमिशन दे सकते हैं सर? हाँ, अब उसमें आता है कि भाई आप कितने देर तक काम करवा रहे, प्लस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता है, समझ गए? अभी इसमें क्या, एक ओके। चीज़ क्या होता है ना, शाहरुख, हम अगर काम करते हैं ना तो हम लोग उसमें इसको बोलते हैं एलईएल मीटर आता है, जो कि हम अपने साथ में लेकर जाते हैं। उसमें क्या होता है, ओके ऑलरेडी एलईएल सेट होता है कि अगर 4.5% जैसे पहुंचा S2S का, वहाँ पे सायरन बजना शुरू हो जाएगा। सायरन बजेगा, दैट मीन्स कि एरिया खाली करो, समझ रहे हो? ओके, तो कोई वर्क ही नहीं होगा, राइट? हाँ, अगर ऑक्सीजन मान लिया वहाँ पर हमने 4.1 था, मान लिया, ठीक है, हमने अलाउ कर दिया कि चलो काम करते हैं, 4.5% तो नहीं है, तो नहीं लगेगा, हमें हॉट वर्क करना है। लेकिन हमने अपने साथ एलियल मीटर ले गए, जिसको बोलते हैं लोअर एक्सपोजर लिमिट का मीटर था हमारे पास, एलियल मीटर बोलते हैं उसको, या मल्टी गैस डिटेक्टर बोलते हैं। वो एलियन। क्या करता है, एक तरीके का सेंसर ओके। उसमें रहता है कि अगर इसका परसेंटेज 44.5% जैसे पहुंचेगा ना, उसका सायरन बजना शुरू हो जाएगा। अब जैसे सायरन बजा, एवैक्यूएट करो, तुरंत में खाली करो एरिया को। और इसी में ये हम लोग जो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनाते हैं ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें दी जाती है। प्लस हम वर्कर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं कि भाई अगर सायरन बजता है आप बाहर निकल जाओ फट से।
उस टाइम पूछना नहीं है ज़्यादा कुछ, एरिया खाली करो। अगर एलियल मीटर हमारा बजना शुरू हो गया साइलेंट, तो खाली करो एरिया। ओके। तो एलियल यूएल क्लियर है आपको? सर यूएल फिर से बता दीजिए, रिपीट कर सकते हाँ कोई नहीं, रिपीट कर देते हैं। देखो एलियल का मतलब होता है कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, मतलब मिनिमम कंसंट्रेशन चाहिए किसी भी गैस को जलने के लिए, एक्सप्लोड होने के लिए, आग लगने के लिए। इससे अगर कम हो गया ना तो आग नहीं लगेगा। तो अगर हमें अगर काम करना है अगर कन्फाइंड स्पेस में, तो एरियल हमेशा कम होना चाहिए। गैसेस का कंसंट्रेशन अगर 1% है, मान लिया H2S 1% है, तो ठीक है, हम अलाउ कर देंगे 1% में, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो? हमें वहां पर हैं। यस पहले तो सर। गैस टेस्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या, हमने आपको बता दें कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेक करेंगे सबसे पहले। क्या है? कंडक्ट एटमॉस्फेरिक टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, हम गैस टेस्ट करेंगे सबसे पहले। कन्फाइंड स्पेस में काम करना, उसका कंट्रोल मेजर्स यही है। गैस टेस्ट किया जाएगा, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना वो चेक करेंगे। फ्लेमेबल गैसेज या टॉक्सिक गैसेज, जहरीली गैसेज या फिर आग लगने वाली जो गैसेज है, वो चेक करेंगे कि भाई अंदर में है कितना। मान लिया चलो हमने चेक किया कि भाई H2S है, और वो H2S 7% था वहाँ पे, दैट मीन्स हम अलाउ नहीं करेंगे काम को। उस टाइम तक तो अलाउ नहीं किया जाएगा। हमें उस हवा को उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर ऑक्सीजन, अगर H2S का लेवल कम होता है, देन अलाउ कर सकते हैं। और ये यूएल है जो है जिसका 45% है, तो ये कब कितना होगा तब आग लगेगा इसमें? बट 4.5% से 45% के बीच में कहीं पे भी रहेगा तो आग लग जाएगा। क्लियर है? एलियल और यूएल। यस सर। एलियल का मतलब लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, और यूएल का मतलब अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। मतलब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई एलियल से कम ही होना चाहिए हमारा, ठीक है। सर आपका कहना तो यही है ना, यूएल में यही है कि 45% जो है, इससे अगर अबव होगा तो आग लगने का चांस ज्यादा हो जाता है। राइट, अगर नहीं इससे नहीं कम होगा। नहीं नहीं, सुनो सुनो, एलियल और यूएल के बीच में रहेगा तभी आग लगेगा, ठीक है। और इतना परसेंटेज पहुंचता है नहीं, समझ रहे हो ना। 45% आपको मिलेगा नहीं वहां पर। दैट मीन्स कि यूएल टच नहीं करेगा, ज्यादातर होगा आपको एलियल से ऊपर जाएगा, यूएल से नीचे रहेगा, और इसके बीच में रहेगा, दैट मीन्स कि कभी भी आग लग जाएगा। अगर आपके पास नॉर्मल एयर में 45% H2S पहुंचना बहुत बड़ी बात हो रही है, समझ रहे हो। समझ रहे हो सर? 45% नहीं पहुंचता है जल्दी से, यूएल पार करेगा ही नहीं करेगा। वो हमेशा एलियल और यूएल के बीच में रहेगा। तो मतलब अभी कंडीशन वैसा कि आग लग सकता है, अगर आपने हो सकता है स्पार्क जनरेट किया, कटिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग कुछ भी, क्या आग लग गया वहां पर। तो अगर हमें काम करना है, तो हमारा जो कंसंट्रेशन होगा एक्सप्लोसिव सब फ्लेमेबल गैसेस को लेस देन एलियल होना चाहिए, एलियल से कम होना चाहिए उसके। हम अगर गैस टेस्ट करेंगे उसमें चेक करेंगे तो, ठीक है। अब आता है कि भाई ठीक है कन्फाइंड सर। स्पेस अगर काम करना है तो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, कितना परसेंट ऑक्सीजन चाहिए, ये किसी को पता है पहले से, किसी को कुछ आइडिया है? जी सर, 19.5 से 23.5%। मैंने जो आपको नोट्स दिया था उसमें वो चीज़ लिखा होगा मेरे में से। ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 19.5% से 23.5। के बीच। अगर और हमें सर आपने कन्फाइंड वीडियो स्पेस, भी दिया था सर, हाँ मैंने कन्फाइंड स्पेस आपको की। वीडियोस भी मैं भी शेयर किया होगा, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है, तो आप लोगों को बोला है मैंने कि हमारी यूट्यूब चैनल विजिट किया करो, उसमें भी चीज़ें हैं। तो अगर हमें कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, और एज पर इंटरव्यू हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें भी पूछते हैं कि भाई कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए बताओ। तो 19.5% से 23.5% में होना चाहिए, मतलब 100% में इतना तो हो जाना चाहिए, ठीक है। जी सर। क्लियर है यस सर। अरमान? यस सर, क्लियर है। ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन का लेवल है, वो 19.5 से 23.5 के बीच में होना चाहिए। अब इससे कम होगा तो कोई बता सकता है क्या हो सकता है, अगर 19.5 से नीचे चला गया तो? जी सर। आई एक थिंक अभी आदमी, सर अभी ऑक्सीजन। अभी हैंड रेज करके बोलोगे तो बेटर रहेगा। हाँ अभी बताओ।
सर इससे दम घुटने का चांसेस ज्यादा है सर। ठीक है, और कोई? जी सर, सही बोला है वो। और किसी को कुछ और कुछ पता? 23.5 ज्यादा होगा तो फायर hazard हो सकता है सर। हम्म अब देखो, 19.5 से अगर कम होगा मतलब दम घुटेगा तो बंदा बेहोश हो सकता है, चक्कर आएगा, बेहोश होकर गिर गया, ठीक है। मान लिया 17 पहुंच गया, 16 पहुंच गया, तो अगर हम जो है ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन लेवल, जिसे चेक करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीमीटर बोलते हैं, ठीक है। उसमें ऑक्सीजन लेवल बताता है प्रॉपर कि भाई कितना परसेंट है। अगर 19.5 से नीचे चला गया, बंदा वहां पे काम कर रहा है, तो ऑक्सीजन की कमी से सांस लेने में दिक्कत होगा, बंदा बेहोश होगा और बंदा गिर गया, नीचे हो सकता है। अब आता है कि भाई 23.5 क्यों दिया गया, इससे ऊपर भी तो कितना भी रह सकता था, 50% होना चाहिए, 70% चलेगा, क्या दिक्कत है? तो उसमें भी प्रॉब्लम है। अभी हमको आग जलने के लिए ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आग जलाना है तो अगर हवा रहेगा तो आग बढ़िया जलेगा। उसमें अगर ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो बहुत जल्दी आग लग जाएगा, छोटा सा स्पार्क चिंगारी जो है ना पूरे एरिया में आग लगा देगा। तो अगर 19.5 से कम है तो ठीक है, दम घुटेगा, बंदा बेहोश हो सकता है, ठीक है। डिजीनेस होगा, चक्कर आएगा, बंदा गिर जाएगा, बेहोश हो गया, कुछ हो सकता है। लेकिन अगर 23.5 से ज़्यादा हो गया तो बंदे को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे फायर के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आग लगने के लिए ना ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन जितना ज़्यादा उतना जल्दी चांसेस होंगे आग लगने के। तो अगर हो सकता है 25%, 27% अगर वहाँ पे ऑक्सीजन है तो वो भी हमारे लिए खतरनाक है। हम अगर कुछ काम कर रहे हैं, छोटा सा चिंगारी अंदर में आग लगा देगा पूरा। तो ओके ये सर। क्लियर है, ऑक्सीजन लेवल कितना से कितना होना चाहिए, और कम होगा तो क्या दिक्कत है, ज्यादा होगा तो क्या दिक्कत होगा? यस सर। जी Yes. सर। क्लियर है? अभी मैं आपको, हमने आपको फ्लेमेबल गैसेस के रिगार्डिंग बता दिया, ठीक है। अब आता है टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल है तो उसका कैसे रहेगा, उसको कैसे ये करेंगे, ठीक है। चलो एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। अब आता है टॉक्सिक गैसेस अगर अंदर अंदर अवेलेबल है, जैसे H2S, आपका क्या है ना, H2S है, टॉक्सिक गैसेस भी है। H2S की खासियत वही है, हाईली फ्लेमेबल है प्लस हाईली टॉक्सिक है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं भाई, TLV निकालते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू जिसको बोलते हैं, TLV को बोलते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। अब इसमें क्या चेक करते हैं कि भाई हमारे जो एयरबोर्न कंडीशन है उसमें कितना परसेंट गैसेस होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो, मतलब अलाउ कितना होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें TLV में दो आता है, एक आपका होता है STEL, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट, शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट, इसको बोलते हैं STEL। और एक आता है UEL, सॉरी STL हो गया, शॉर्ट टाइम, TW है, टाइम वेटेड एवरेज होता है। एक आता है TWA, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक। इसको बोलते हैं टाइम, अब देखो, अगर हम लोग STL में आएंगे तो शॉर्ट टाइम एक्सपोजर में होता है, कम टाइम के लिए अगर काम अलाउड होता है तो वो होता है 15 मिनट के। अगर STL है मतलब अगर इतना ज़्यादा मतलब टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा अगर अंदर अवेलेबल है तो हम शॉर्ट टाइम के लिए अलाउ करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए अलाउड करेंगे। तो कितना देर काम करने के लिए मिलेगा, 15 मिनट। वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। और अगर टाइम वेटेड एवरेज है, मतलब अगर बहुत कम मात्रा है मतलब टॉक्सिक गैसेस की, तो उसमें होता है कि भाई 8 आवर्स अलाउड होता है, मतलब 8 8 घंटा, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते। अब आता है कि भाई हमने फ्लेमेबल गैसेस के लिए समझ लिया कि भाई LEL और UEL होता है। अब अगर टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल है तो उसका रिगार्डिंग क्या रहेगा, वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो उसमें आता है भाई, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू निकालते हैं, मतलब कि एयरबोर्न कंडीशन, मतलब जो हमारा वातावरण है उसमें कितना टॉक्सिक गैसेज अगर कितना परसेंट अवेलेबल होगा तो हमको काम अलाउड है। तो आता है भाई, अगर शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट मतलब हर एक टॉक्सिक गैसेस का STL और TWA ऑलरेडी डिसाइडेड है, आपको नेट पे ही मिल जाएगा। अब अगर H2S को मान चेक करेंगे तो उसको PPM में हम लोग मेजर करते हैं। टॉक्सिसिटी को किस में मेजर करेंगे,
पीपीएम में। जैसे हमने पीपीएम है। हमने आपको एक्सप्लोजिव गैसेस को किस में मेजर किया था, एलईएल और यूईएल में किया था ना। लेकिन अगर आप टॉक्सिक गैसेस को अगर हमको मेजर करना है तो उसको पीपीएम में करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन जिसको बोलते हैं, पीपीएम में आएगा। अगर H2S का हम लेंगे तो STEL 5 ppm होता है। अगर 5 ppm वहां पर टॉक्सिक गैस मतलब H2S का अगर कंसंट्रेशन है तो हम 15 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं करेंगे काम वहां पर। और अगर 1 ppm है तो 8 घंटा अलाउड होता है। हम टॉक्सिसिटी को किस में मेजर करेंगे, पीपीएम में। अब हर एक टॉक्सिक गैसेस के लिए उसका ऑलरेडी पीपीएम डिसाइड किया हुआ है कि भाई अगर कितना पीपीएम होगा तो एसटीएल आएगा, कितना पीपीएम होगा तो टीडब्ल्यूए होगा। जैसे H2S है तो H2S के लिए STL 5 ppm होता है, मतलब अगर 5 ppm से अगर ज़्यादा चला गया तो हम 15 मिनट से ज़्यादा अलाउड नहीं करेंगे काम वहाँ पर, 15 मिनट के अंदर एरिया खाली करना पड़ेगा। और अगर 1 ppm है या वो 0.5 ppm टॉक्सिसिटी अगर अवेलेबल है H2S की तो 8 घंटा अलाउड होता है। और वीक में 40 घंटा, मतलब 5 डेज, 8 5 40। ये समझ में आ रहा है, TLV STL TWA। सर टीएलवी के एक बार फिर से बोलना। देखो TLV के अंदर आता है आपको STEL शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट और TWA टाइम वेटेड एवरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। ओके। अब TLV का मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, मतलब एयरबाउंड कंडीशन जो हमारा एयर का कंडीशन है उसमें कितना परसेंटेज गैसेस अवेलेबल, गैसेस का कंडीशन हो सकता है जिसमें हम आपको काम करना अलाउड कर सकते हैं। अब उसके अंदर आता है कि भाई STL अगर कि हर एक गैसेस का STL और TWA डिसाइड किया हुआ है पहले से, मतलब हमने मेजर कर रखा है, आपको नेट पे भी हर जगह मिल जाएगी। अगर CO2 है तो CO2 में आपको क्या बोल सकते हैं, CO में है आई थिंक 30 ppm से लेकर 35 ppm के बीच में होगा तो अलाउड है, उससे ज़्यादा होगा तो अलाउड नहीं है, ऐसे करके है मतलब। हर एक आपको टॉक्सिक गैसेस का ऑलरेडी पहले से पीपीएम वगैरह आपको नेट में मिल जाएगा कि भाई कितना से कितना कंडीशन अलाउड होता है। अगर बहुत ज़्यादा मतलब परसेंटेज ज़्यादा अवेलेबल है तो 5 15 मिनट अलाउड होगा। और अगर नॉर्मल कंडीशंस में है, मान लीजिए जैसे आपको H2S के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर 1 ppm में H2S अगर अवेलेबल है, हमने मल्टी गैस डिटेक्टर चेक किया कन्फर्मेशन से काम करने से पहले, वहाँ पे 1 ppm अवेलेबल था, मतलब हमें पता है कि भाई 1 ppm जो है H2S का TWA आता है, टाइम वेटेड एवरेज, मतलब 8 घंटा तक काम कर सकता है बंदा। लेकिन वही अगर हमने चेक किया मल्टी गैस डिटेक्टर से तो वहाँ पर 5 ppm 6 ppm आ रहा है, तो हमें पता है कि ये STL का अंदर आ रहा है, मतलब शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट है। शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट है मतलब हमें ज़्यादा देर अलाउड नहीं करना पड़ेगा, 15 मिनट काम करो उसके बाद बाहर निकलो, 15 मिनट। क्योंकि इसका ओके सर। जो टॉक्सिसिटी का गैस का बहुत ज़्यादा अंदर में है। तो अगर हमें कन्फाइंड स्पेस में अगर पहले एंट्री करना तो सबसे पहले क्या क्या चेक करना पड़ेगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेक करेंगे, जिसमें हम एलईएल यूईएल चेक करेंगे और ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू चेक करेंगे, जिसमें टीएलवी। एसटीएल और टीडब्ल्यूए चेक करेंगे, देन ऑक्सीजन लेवल चेक करेंगे। ये 3 चीज़ मैंडेटरी है चेक करना आपको इनसाइड जाने से पहले। ओके ये सर। सारा कंडीशन सही है उसके बाद ही हम अंदर जाएंगे। क्लियर है। क्लियर है सर। यस और सर। अगर मान लिया हमने आपको एक स्काबा के बारे में बताया था ना, सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग एपरेटस बताया हमने, स्काबा बोलते हैं जिसको, ठीक है। कि अगर मान लिया अंदर में ऑक्सीजन लेवल कम है और ये टॉक्सिक गैसेज अवेलेबल है, तब हम स्काबा पहन के अंदर जाएंगे। समझ रहे हो? ओके सर। अगर ये STL से मतलब ज़्यादा हो गया, ठीक है चीज़ें, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम अंदर अलाउड कब करेंगे, जब स्काबा होगा आपके पास, क्योंकि आपके पास अलग से अपना गैस सिलेंडर होगा। तो कंडीशंस जो इन्वायरमेंट होगा उसका गैस तो आपके माउथ में जाएगा नहीं, आपका लंग्स में नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। समझ रहे? समझ गए सर। यस उस टाइम हम स्काबा पहन के इनसाइड में एंटर करेंगे अगर हमारे पास टॉक्सिक टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा हो गया तो। किसको किस में मेजर करते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको, जैसे एलियल यूएल परसेंटेज में मेजर करते हैं, और आपको टॉक्सिसिटी जो है वो पीपीएम में चेक करेंगे, ऑक्सीजन भी परसेंटेज में होता है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग पूछते हैं भाई कितना परसेंट रहेगा। ऑक्सीजन वो बोलते हैं 19.5 से 23.5 बोल रहा सब, और परसेंटेज बता ही नहीं रहा। हाँ मन बताओ। सर जो स्काबा के बारे में आपने बताया तो वो फुल बॉडी कवर होता है सर। फुल बॉडी मतलब नहीं समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हो। सर सर स्काबा का थोड़ा क्लियर नहीं है सर, इसी वजह से पूछा।
स्काबा फुल बॉडी नहीं, स्काबा क्या है ना, एक ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, ठीक है, जैसे आपने नॉर्मली हॉस्पिटल वगैरह में कैसे देखा होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, वो छोटा सा एक ऑक्सीजन सिलेंडर जी होता है, सर। जो कि मतलब समझ लो हमारे बैक पैक में लगा होता है, जो कि पहन सकते हैं जी जी। पीछे से, मतलब पीछे से ऐसे पहन लिया, उसमें एक पाइप लगा होता है, जो कि हमारे पास एक रिस्पायरेटरी मास्क होता है, उसमें वो पाइप कनेक्ट होता है, अच्छा। उसमें से धीरे धीरे ऑक्सीजन आपके मास्क में अंदर जाएगा, तो आपको जो बाहर कंडीशन का एयर है वो आपके अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसको बोलते हैं स्काबा। मतलब आपके पास सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग जी एपरेटस है, सर। मतलब सांस लेने के लिए खुद का ओके अपने सर। पास इंतजाम है, आपको बाहर इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगा तो आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसको बोलते हैं स्काबा। जैसे सर फॉर एग्जाम ओके सर। जैसे कि आपने, मैं बताता हूँ, वो आपने देखा होगा मूवी में जो लोग मतलब ओशियन वगैरह के अंदर जाते हैं, तो वो लोग एक गैस सिलेंडर पीछे लगा होता है, प्लस मास्क अलग से होता है, ठीक है, सर यही सांस लेने के लिए। yes। जी सर। देखा आपने, स्पेस सर। जो ओशियन वगैरह में जाते हैं, सबमरीन के अंदर जाते हैं, उनके पास उस टाइप का सूट रहता है कि वो अलग से मास्क कैसे लगा होता है, पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर कनेक्टेड होता है उनके पास पहनने वाले में। जी सर, जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। जो आपको अलग से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं कि अगर कंडीशन अच्छा नहीं है, टॉक्सिक गैसेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, अगर वो सांस आपने लिया, लंग्स में गया, तो हो सकता है आपकी जान भी चली जाए, तो इसलिए उस टाइम होता है कि भाई टॉक्सिक गैसेस के लिए हम क्या करते हैं भाई, स्काबा पहन के बंदे को अंदर भेजते हैं, ठीक है। जैसे अभी हम बता दें, चलो ठीक है, मान लिया हम बंदा हमारा अंदर काम कर रहा था, हम लोग दो दो वर्कर अंदर काम कर रहे थे, और अंदर में क्या हो, टॉक्सिक गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया अंदर में, ठीक है। पहले हमने H2S चेक किया था, 1%, 1 ppm ही था, और 15 पी मान लिया 10 ppm पे चला गया, ठीक है, और बंदा आपका अंदर बेहोश होकर गिर गया, तो बाहर से जो बंदा उसको बचाने जाएगा वो तो डायरेक्ट जाएगा नहीं ऐसे ही, तो वो बंदा क्या करेगा, स्काबा पहन के अंदर जाएगा, उस बंदे को अंदर से बचा के लेके आएगा, क्योंकि अगर बिना स्काबा के उस बंदे को अगर अंदर भेज देते किसी को बचाने के लिए, तो वो भी बेहोश हो जाएगा अंदर जाकर। अगर किसी को रेस्क्यू करना है, अंदर में टॉक्सिक गैसेस ज्यादा हो गए, बंदा बेहोश होकर गिर गया, तो जो बाहर से बचाने वाला बंदा अंदर जाएगा ना, वो स्काबा पहन के ही जाएगा, और वो एक्स्ट्रा स्काबा भी लेके जाता है, जो कि उस बंदे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए उसको उधर वहां पे पहना सकते हैं। ओके सर। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में क्या क्या चेक करेंगे, क्लियर है, ये तीन चीज आपको, ऑक्सीजन लेवल, टॉक्सिसिटी और फ्लेमेबल गैसेस के कंसंट्रेशन, क्लियर है। क्लियर है सर। Yes, sir. अब आता है कि भाई परमिट, मतलब परमिशंस होगा, ये सारा कुछ चेक करेंगे, उसका परमिट मिलेगा हमें, और एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अंदर में अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाता है, कोई बंदा अंदर जाके गिर गया, कुछ हो गया, तो किसको कैसे सेव करना, उसके लिए एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनेगा, उसमें कुछ नंबर्स होंगे। अब एक चीज़ होता है भाई, अगर कन्फाइंड स्पेस में काम करना, तो बाहर एक बंदा खड़ा किया जाता है कन्फाइंड स्पेस के बाहर, जैसे ये बंदा दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं भाई, आपको होल वॉचर या फायर वॉचर बोलते हैं, ठीक है, ये बंदा हमेशा कन्फाइंड स्पेस के बाहर बैठा Standby रहेगा। man, sir. हाँ, स्टैंड बाई भी बोल सकते हैं, होल Standby वॉचर भी man. बोल सकते हैं, फायर वॉचर भी बोलते हैं, ठीक है। फायर वॉचर ने नॉर्मली कुछ Yes. जगह फायर वॉचर ही बोलते हैं, ऐसे होल वॉचर Fire बोलते हैं, watcher, स्टैंड बाई। sir. Hot work में आएगा sir. नहीं नहीं, मतलब इधर वाले Hot बंदे work को ही में बोलते sir हैं, ठीक है। fire. फायर वॉचर तुम्हारी बात समझ गए, वो जो नॉर्मली जो हॉट वर्क वाले एरिया में बैठे रहते हैं उसको ही बोलते हैं, यहाँ पर वाले को ही बोलते हैं, ठीक है, इसको होल वॉचर बोलते हैं, ये स्टैंड बाई ही बोलते हैं, ठीक है, जैसे तुमने बोला ना स्टैंड बाई। Yes. ये बंदा बाहर में आपको यहाँ पर कन्फाइंड स्पेस के गेट पे रहता है बैठा हुआ, ठीक है, कि अगर किसी को कोई दिक्कत होता है, तो ये बाहर वाली टीम को इन्फॉर्म करेगा कि सर अंदर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आके रेस्क्यू कीजिए इन्हें। प्लस ये बंदा क्या करता है कि कौन सा बंदर जा रहा है कब और बाहर कब आ रहा है, ये चीज़ें भी नोट डाउन करता है, इसके पास एक रजिस्टर, एंट्री एग्जिट रजिस्टर होता है कन्फाइंड स्पेस का, एक एंट्री एग्जिट रजिस्टर बनता है, जिसमें हम लोग टाइम नोट डाउन करते हैं कि भाई एक बंदा अंदर अगर गया है, तो उसको टाइमली बाहर भी आना है, मतलब हम लोग आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट अलाउ करते, उससे ज़्यादा काम अलाउ नहीं करते लगातार, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, तो आप 20 मिनट आधा घंटा काम करो, फिर बाहर आओ, फ्रेश एयर लो, देन फिर अंदर जाके काम करो। तो ये बंदा जो स्टैंड बाय पर्सन या उसको हॉल वॉचर जो बोलते हैं, ये बंदा क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा, जिसमें जो बंदा कब जा रहा है और कब बाहर आ रहा है, या फिर हम जो मटेरियल इनसाइड लेके आए, वो भी एंट्री करना, और बाहर आना चाहिए सारा सामान, तो इसको बोलते हैं हॉल वॉचर या फिर स्टैंड बाय। क्लियर है। क्लियर है सर। Yes, sir. कंट्रोल में बिफोर एंट्री क्लियर हो गया आपको, एल ई एल, यू ई एल, टी एल वी, एस टी एल, टी डब्ल्यू ए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना परसेंट होना चाहिए। अब बाकी रहा भाई एल ई एल, यू ई एल, और आपको टी एल वी है, टी डब्ल्यू है, ठीक है,
ये आपको कुछ कुछ गैसेस का खुद से याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम H2S का एक कॉमन जो ऑयल एंड गैस में जाओगे, ये तो कॉमन गैस है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, CO2 हो गया, आपको CH4 हो गया, मीथेन है। इन सब का LEL UEL अलग अलग होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ गैसेस का आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके। ओके यहाँ ओके सर। सर। तक सबको क्लियर है यहाँ तक? तो आज की यस क्लास सर। यहीं पे एंड क्लियर करते क्लियर हैं। है सर। इससे ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर दिमाग में नहीं जाएगा फिर, ठीक है। ओके ऑलरेडी सर। STL UEL और TWA और ये सब ज़्यादा हो गया, बहुत। ठीक है। जी सर। हाँ मैं जान रहा हूँ वो ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। चलो ठीक है, गुड नाइट। स्क्रीन विजिबल है? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ थोड़ा सा बोलोगे तो बच्चों का वेट ही शो। तो ठीक है, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं क्लास, ओके। हाँ बोल, अभी पिछला टॉपिक आपको पता है, हमने कन्फाइंड स्पेस पे पढ़ाया था। तो जो प्रीवियस क्लास में जो चीज़ें हमने ली थी उसको रिकैप कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं आगे का, ठीक है। तब हमने आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ाया था कि भाई कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस का मतलब था कि वैसा इनक्लोज एरिया, बंद एरिया, आधा पार्शियल क्लोज एरिया जिसमें आने जाने का स्पेस कम हो, लिमिटेड एंट्री एग्जिट हो, मतलब आने जाने का रास्ता छोटा हो, रेगुलर वर्क के लिए डिजाइन नहीं किया गया हो, और बंद एरिया हो। अब उसका एग्जांपल था कि भाई टैंक हो गया, साइलोज हो गया, सीवर लाइन हो गया, पाइपलाइंस हो गया, स्टोरेज बिन्स हो गया, तुम्हारा वाटर टैंक, ऑयल टैंक, किसी भी तरह का बड़ा कंटेनर हो गया। ये सब कन्फाइंड स्पेस के अंदर एक एग्जांपल है कन्फाइंड स्पेस का। अब उसमें था नॉर्मल कुछ एग्जांपल, और यहाँ पे भी जैसे मैनहोल्स हो गया, वाल्व हो गया, बॉयलर डक्ट हो गया, केमिकल स्टोरेज टैंक हो गया, ये सब सब कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल है। अब उसके बाद आता है कि हजार्ड इन कन्फाइंड स्पेस। अब कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या खतरा हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है कि भाई अगर बंद एरिया है तो ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। उसके बाद आता है टॉक्सिक गैसेस या फिर वेपर्स, कोई जहरीली गैसेस वहाँ पे अवेलेबल हो सकती है। एनगल्फमेंट या इंट्रैपमेंट, मतलब बंदा उसमें अटक के फंस सकता है कि छोटी जगह है, तो कोई भी बंदा फंस सकता है अगर सही से हम वहाँ पे नहीं मूवमेंट करेंगे तो। फायर और एक्सप्लोजन के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई भी फ्लेमेबल गैसेस अंदर अवेलेबल है, आपने कोई हॉट वर्क किया तो आग लगने के चांसेस है, विस्फोट हो सकता है। अब लिमिटेड मूवमेंट एंड एक्सेस, मतलब आने जाने का रास्ता छोटा है, तो वो भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। वो भी एक हजार्डस कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद था कि भाई क्या क्या PPE यूज करेंगे अगर हम जाते हैं कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। तो सब, अभी एक चीज था कि स्काबा उसको बोलते हैं, ठीक है। सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग apparatus, मतलब अगर अंदर में टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल है, इसकी वजह से वहाँ का हवा अच्छा नहीं है, तो हमें स्काबा लगा के जाना पड़ेगा। अदरवाइज जरूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, स्काबा की नीड नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तब भी स्काबा लगाएंगे। फुल बॉडी हार्डनेस और रिट्रीवर लाइन होता है, मतलब बंदा अगर अंदर गया, अगर उसको वापस से हमको रेस्क्यू करना है तो उसके लिए हम सेफ्टी बेल्ट पहन के अंदर बंदा को भेजते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। ये आपके एंट्री वाले एरिया में लगा दिया जाता है कि अगर कोई बंदा बाई चांस अगर बेहोश हो गया, अंदर में कुछ हो गया, उसको बाहर कैसे खींचेंगे। तो सेफ्टी बेल्ट में इसका एक हुक कनेक्ट किया जाता है, उससे बंदा को वापस बाहर निकाला जाता है। तो इसलिए इसको सेफ्टी बेल्ट पहन के अंदर जाने के लिए बोला जाता है अगर कन्फाइंड स्पेस में आप काम करते हैं तो। केमिकल रेजिस्टेंस क्लॉथिंग इसलिए बोलते हैं कि अगर जिस कन्फाइंड स्पेस में हम जा रहे हैं काम करने के लिए, अगर वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह है, वैसा है जिसमें से आपको केमिकल बॉडी में कांटेक्ट में आ सकता है, तो फुल बॉडी कवर ऑल आता है, जो कि आई थिंक प्लास्टिक्स का बना होता है, जो केमिकल के लिए यूज करते हैं स्पेशली। देन सेफ्टी बूट एंड ग्लोव्स, नॉर्मल चीज़ें। शूज़ के बिना तो वैसे भी साइड पे काम अलाउड नहीं होता। हेलमेट विद हेडलैम्प, अब हेलमेट तो पहनना ही है, लेकिन अगर विजिबिलिटी कम है, अंदर में रोशनी कम है, देन हम हेलमेट के ऊपर हेडलैम्प लगा होता है। मेरी मेरा नेटवर्क खराब है, आप लोगों को सिर्फ रिकनेक्ट होता है? आपका इश्यू है सर। यार हाँ। आपका, आपकी तरफ से इशू है। अच्छा मेरे सब शुरू होगा, मैं भी सोच रहा हूँ पता नहीं, आज का नेटवर्क बहुत खराब चल रहा है, एक्चुअल में ठीक है। चलो कोई नहीं। तो मैं आपको वही बता रहा था कि भाई क्या क्या PPs यूज करना है अगर हम कन्फाइंड स्पेस में जाते हैं तो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर ऑक्सीजन लेवल का इशूज है तो स्काबा यूज करेंगे। फुल बॉडी हार्नेस जरूरी है रेस्क्यू करने के लिए, अगर कोई बंदा इन साइड में कुछ हो जाता है, बंदा को डिजीनेस आया, चक्कर आया, ठीक है, बेहोश हो गया, गिर गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो उसको बाहर निकालने के लिए फुल बॉडी हार्नेस रहता है। तो उसमें पीछे वाली साइड में डोर्सल पार्ट में हम ये ट्राइपॉड का हुक होता है, उसको कनेक्ट करके बंदे को बाहर निकालते हैं, ठीक है। बाकी नॉर्मल चीज़ें, हैंड ग्लव्स, शूज, हेलमेट्स वगैरह पहन के जाना, ये मैंडेटरी PPs है वो। अब उसके बाद आता है कंट्रोल मेजर्स, ठीक है। कि भाई अगर हमें अंदर काम करना है तो उससे पहले क्या क्या कंट्रोल मेजर्स, मतलब क्या क्या प्रिकॉशंस, बचाव लेने पड़ेंगे
अंदर जाने से पहले। तो सबसे पहले था, मैंने आपको बता दिया, एटमॉस्फेरिक टेस्टिंग करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वहाँ का वातावरण कैसा है, गैसेस किस टाइप के हैं। लेवल लेवल टॉक्सिक गैसेस हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया। मैंने आप लोगों को ऑक्सीजन लेवल बताया था ना, कितना होना चाहिए ना ऑक्सीजन लेवल कन्फाइंड स्पेस में। 90.5। हाँ 19.5 से 23%। हाँ, ये चीजें देखो, 19.5 से 23.5, और किस चीज में हम मेजर करें, परसेंट में करें, मतलब 100% में 19.5 से 23.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। राइट सर। जी सर। साहिल, मेरी आवाज आ रही है आपको? साहिल, जी सर। 19.5 से अगर नीचे जाता है ऑक्सीजन लेवल, तो क्या फर्क पड़े, क्या क्या इशू क्या क्रिएट होगा, बता सकते हो? सर सांस लेने में दिक्कत होगा। मतलब सांस लेने में दिक्कत होगा, दम घुटेगा, बंदा बेहोश होकर अंदर गिर सकता है, ठीक है। जी। शाहरुख, आपको वॉइस आ रही है? यस सर, आ रही है। 23.5 से अगर ज्यादा हो गया भाई, बाकी लोग थोड़ा सा माइक ऑफ रखो तो। कहाँ गए? शाहिर, आपके माइक से नॉइस आ रही है, सर हाँ। मैं बताऊं? हाँ बताओ शाहरुख, आप ही से पूछ रहा हूँ मैं, 23.5 से सर अगर अगर ज्यादा होगा तो क्या 20 होगा? हम्म। अगर 23.5% से ज्यादा होता है तो हम्म। सर स्पार्क्स लगने, जैसे चिंगारी अगर लगती है तो आग लगने का खतरा ज्यादा हो चांसेस होता है सर। क्यों? जिसमें क्योंकि सर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होता है। फायर हजार। मैंने और भी चीज बताई थी, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा, दैट मीन्स कि नहीं। फायर फायर ट्रायंगल में एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन था ना। राइट हीट, सर। फ्यूल और ऑक्सीजन था, उसमें से एक एलिमेंट है हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन, मतलब तीन में से एक एलिमेंट ऑक्सीजन है। मतलब अगर ज्यादा ऑक्सीजन होगा, आग लगने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। तो आपको ये भी बताना पड़ेगा सर, फायर ज्यादा ही हो ट्रायंगल का जाता एक है। एलिमेंट है वो, ठीक है, ऑक्सीजन। ओके सर। बाकी अब हल्का सा, मतलब छोटा सा चिंगारी बड़ा सा अंदर में आग लगा सकती है, अगर ऑक्सीजन लेवल 23 पॉइंट से ज्यादा भी हो गया तब भी, ठीक है। क्लियर है? ठीक है सर। अब आता है क्लियर वेंटिलेट सर। द। हाँ, अभी एक चीज आता है कि भाई वेंटिलेट द स्पेस, मतलब अब अंदर में अगर हवा का बहाव कम है, तो वेंटिलेशन का मतलब क्या करते हैं, हम लोग बाहर से कंप्रेस एयर यूज करते हैं पाइपलाइंस में। बाहर से एयर प्रेशर अंदर में क्रिएट किया जाता है, जिसकी वजह से अंदर में हवा का बहाव अच्छा हो जाए। या फिर अगर कोई टॉक्सिक गैसेज अवेलेबल है, तो उसको भी बाहर निकालने के लिए बाहर से एयर प्रेशर डाला जाता है, इसको बोलते हैं वेंटिलेशन करना। हम मैनुअली वेंटिलेशन। बाहर से मशीन का यूज करके एयर को, कंप्रेस एयर को प्रेस अंदर में फ्लो कराया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई अंदर में गैसेज अवेलेबल है, तो वो भी बाहर निकल जाएगा और अंदर में हवा का फ्लो रहेगा। हाँ शाहिर, बताओ। सर उसमें एग्जॉस्ट फैन भी यूज कर सकते हैं। एग्जॉस्ट फैन भी, देखो एग्जॉस्ट फैन भी फ्लो बनाने के लिए, ठीक है, वेंटिलेशन में होता है। अब एग्जॉस्ट फैन क्या करता है ना, अंदर का हवा बाहर करता है, ठीक है। ये आपके उस टाइम में काम आएगा जब हॉट वर्क कर रहे हो बाहर आप, तो करें। अंदर में स्मोक जलने, मतलब जमा नहीं होने देगा, ठीक है। यस सर। अब आता है भाई कन्फाइंड। शाहिद, आपका नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है उधर से, थोड़ा लोकेशन चेंज करो, आई थिंक। बाकी अभी इशू कन्फाइंड स्पेस परमिट, मतलब अब काम करने से पहले हमें परमिट चाहिए होता है। आपको सबको पता, बिना परमिट का काम नहीं होता है। तो बाकी चीजें करने के बाद कन्फाइंड स्पेस का परमिट होगा, देन ही हम कन्फाइंड स्पेस में काम करेंगे। अब उसके बाद आता है डिप्लॉय एन इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, मतलब डेवलप करेंगे, सॉरी, डेवलप एन इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान, मतलब काम करने से पहले कंट्रोल मेजर्स ले लिया हमने, चेक कर लिया, अब एक इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान बनेगा कि इनसाइड अगर काम करना है, तो अगर कुछ दिक्कत होती है तो किसको रिपोर्ट करना है, किसे कॉल करना है। हमारा जो ऑक्सीजन लेवल हमने चेक किया, तो वो भी रेस्क्यू प्लान में मेंशन किया रहता है कि हमने जो टेस्ट किया था उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना था, टॉक्सिक गैसेस किस तरह के अवेलेबल थे, फ्लेमेबल गैसेस थे कि नहीं थे, सारा कुछ होगा। इमरजेंसी फोन नंबर्स होंगे कि रेस्क्यू टीम का, कि किसी को रेस्क्यू करना जो। बाकी हमने आपको बताया था कि ये जो बंदा बाहर में खड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? हॉल वॉचर बोलते हैं। ठीक है, और सेफ्टी अटेंडेंट भी बोला जाता है। स्टैंड बाई भी बोलते हैं। हाँ, स्टैंड बाय भी बोलते हैं। अब इस बंदे का क्या काम है? सर ये चेक करता है कि जैसे जो वर्कर है कि 15 मिनट्स में या 20 मिनट्स में हम्म। ये अटेंडेंस लेता है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन लेवल कम रहता है तो हम्म। उसको हर 15 या 20 मिनट्स में वर्कर को बाहर आके ब्रीफिंग मतलब सर लेना होता है उसे। हाँ, मतलब देखो इसके पास ना, देखो जो तो वो अटेंडेंट चेक आपका करता होता है है। कि ये आता है या नहीं आता है, अटेंडेंस लेता है ये सर, ये एक हम्म, तरह से इससे क्या नोट होगा ना, करता है। अगर बाई चांस कोई बंदा कुछ हो गया किसी को, ठीक है, तो रोटेशन नहीं होगा, तो उसको पता चलेगा कि ये बंदा अंदर गया था, बाहर नहीं आया, समझ रहे हो? अगर राइट हमने सर। एक 20 मिनट्स का एक रोटेशन शिफ्ट किया कि भाई हर 20 मिनट में बंदे को बाहर आना,
फ्रेश एयर लेना, देन फिर अंदर वापस जाना, ठीक है। और अगर अंदर में हो सकता है कुछ टॉक्सिक गैसेस का लेवल बढ़ गया, बंदा बेहोश होकर सब गिर गया अंदर में, अब बाहर से कैसे पता चलेगा? तो टाइम पूरा उसके बाद अगर कोई नहीं आता तो ये बाहर से आवाज लगाएगा, कुछ करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज होता है कि भाई जो अटेंडेंट है वो अपने आप अंदर नहीं जाएगा। अटेंडेंट का क्या काम है कि रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना अगर कुछ दिक्कत होता है। अगर ये बंदा अंदर चला गया, ठीक है, और अंदर में कुछ टॉक्सिक गैसेस होती है, ये भी अंदर बेहोश हो गया, फिर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। तो राइट सर। स्टैंड बाई पर्सन का ये काम है कि अगर कुछ इमरजेंसी कुछ होता है, कुछ लगता है कुछ गड़बड़ी है, तो ये रेस्क्यू टीम को कॉल करेगा, सर आके आप देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। हाँ सर, अफरोज पूछो। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम सलाम, बोलो सर अफरोज। सर बोल रहे हैं इसमें कितना बार का बल्ब होना चाहिए? हाँ, अभी आगे आएंगे वो भी बताएंगे, ठीक है। अभी इसमें देखो, नॉर्मली हम लोग जो कन्फाइंड स्पेस में काम करते हैं तो उसमें जो सप्लाई होता है उसको डीसी सप्लाई यूज करते हैं, एसी नहीं यूज होता, ठीक है। जो लाइटिंग के लिए सप्लाई यूज, जैसे हमारे घर में क्या आता है, एसी आता है, लेकिन बैटरी में जो यूज होता है ना वो डीसी सप्लाई होता है, डायरेक्ट करंट। तो इसमें भी डीसी सप्लाई यूज करते हैं, डायरेक्ट करंट सप्लाई यूज होता है जो लाइटिंग के लिए यूज करते हैं। तो उसमें मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई यूज होता है। ये क्वेश्चंस भी हमारे पास एग्जाम में, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि भाई कन्फाइंड से सप्लाई जो है कितना यूज करते हैं, तो 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। डीसी ध्यान रखना, 24 वोल्ट डीसी। और इसमें रीजन है कि भाई डीसी करंट में 24 वोल्ट में क्या होगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा, उसमें शॉक लगने चांसेस बहुत कम है, क्योंकि लाइव में डीसी में सप्लाई में हम काम कर सकते हैं। प्लस अगर लो वोल्टेज है तो उसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट नहीं होगा। बहुत बार क्या होता है ना, हाई वोल्टेज सप्लाई में स्पार्क के चांसेस होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट का फ्लो होगा उतना हीट भी, गर्म भी होता है ना, केबल्स भी आपने देखा होगा। हाई वोल्टेज सप्लाई वाले केबल्स में Right. हीट जनरेशन ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें भी कम होगी, तो इसमें अंदर में आग लगने के चांसेस भी कम होंगे। प्लस 24 वोल्ट डीसी सप्लाई में करंट लगने के चांसेस नहीं होते उतना। हम लाइव में काम कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कन्फाइंस में अगर काम करेंगे तो उसमें जो लाइटिंग यूज होगा उसमें सप्लाई 24 वोल्ट डीसी सप्लाई रहेगा, उसके लिए अलग से लाइट आते हैं डीसी सप्लाई वाले। हमारे घर में जो यूज हम लोग बॉल करते हैं ना वो सब एसी वाला होता है। कन्फाइंस में से काम करने का अलग से डीसी सप्लाई का एलईडी लाइट आता है। तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर अगर हम साइट पर जा रहे हैं तो हम सबसे पहले चेक करेंगे भाई कन्फाइंस में जो लाइटिंग किया गया उसमें किस तरह का लाइट यूज हो रहा है, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई है या फिर एसी सप्लाई का लाइट यूज कर दिया गया है। क्योंकि एसी सप्लाई में क्या है ना, 4 से 5 एम्पियर का करंट इनफ है एक बंदे को खींचने के लिए, समझ रहे। 30 मिली एम्प्स का हम लोग लिखते हैं कि भाई आरसीसीबी में 30 मिली एम्प का करंट लीकेज होगा तो उतना में ट्रिप हो जाना चाहिए, उससे ऊपर का करंट इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, एम्पियर में आते हैं तो। जैसे डीसी सप्लाई एसी में ये होता है, डीसी में तो ठीक है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है, तो नुकसान नहीं करता किसी को, इसलिए ये करंट रेटिंग रखा गया, ठीक है। अब हमने आपको ओके उस सर। दिन एलईएल के बारे में, यूईएल के बारे में बताया था, टीएलवी, एसटीएल, टीडब्ल्यूए, ये सारा कुछ तो क्लियर था आपको। टॉक्सिक, अभी हमने आपको एक चीज बताया था, हम लोग टॉक्सिसिटी किस चीज में मेजर कर रहे थे, शाहरुख आइडिया है? क्या कह रहे हो सर आप? हम लोग टॉक्सिसिटी जो चेक कर रहे थे गैसेस का, कि टॉक्सिक कितना होगा, उसको किस चीज में मेजर कर रहे थे? लीएल में सर। टॉक्सिसिटी पीपीएम में चेक कर रहे थे ना हम, कितना पीपीएम होना चाहिए। जैसे एसटीएस शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट कितना होगा, तो 5 पीपीएम था, मतलब मेजर हम किस चीज में करें, पीपीएम में करे थे ना। पीपीएम सर, 5 पीपीएम। 5 पीपीएम बताया था मैंने, 1 पीपीएम बताया था मैंने। वो था कि देखो वो टाइप है, शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट मतलब 15 मिनट के लिए अलाउ होगा, तो 5 पीपीएम है। एस का टीडब्ल्यू टाइम वेटेड एवरेज है, अगर इससे मतलब हाँ 8 आवर्स के लिए अलाउड होगा तो 1 पीपीएम होगा, तो 8 आवर के लिए अलाउड होगा, तो हम जो मेजर कर रहे हो पीपीएम में कर रहे हैं ना। सर एक बार यूएल का बता दो आप। हाँ, एलईएल और यूईएल का मैं आप लोगों को सबको बता दूं वापस से, देखो। एलईएल का मतलब होता है लोअर एक्सपोजर लिमिट, मतलब अगर किसी भी वेपर या गैस का मिनिमम कंसंट्रेशन कितना होगा जिसके जिसके में वो आग पकड़ सकता हो, इट कैन कैच फायर, मतलब इससे नीचे जाएगा तो वो नहीं जलेगा। उसके लिए मिनिमम इतना होना चाहिए, इसके ऊपर जाएगा तो ठीक है वो आग पकड़ सकता है, उसके नीचे नहीं पकड़ेगा। तो हम कन्फाइंड से काम करेंगे तो हमेशा कोशिश करेंगे हमारा जो एलईएल है वो लेस देन होना चाहिए, मतलब हमारा जो कंसंट्रेशन है एलईएल से हमेशा कम होना चाहिए, एलईएल के ऊपर जाना नहीं चाहिए। अदरवाइज हम किसी भी तरह का हॉट वर्क करेंगे तो अंदर में आग लग जाएगा। तो हम अगर कन्फाइंड में से काम कर रहे हैं तो हम कोशिश करें कि भाई हमारा जो कंसंट्रेशन है वो एलईएल से हमेशा नीचे होना चाहिए। अगर 5% एलईएल, मतलब एलईएल जो है 4.5% है, तो 1% या 0.5% है तभी अलाउ करेंगे। एकदम कम हो ओके सर। एलईएल से परसेंटेज अगर फ्लेमेबल गैसेस का, तो अब यूईएल में आता है कि भाई अपर एक्सपोजर लिमिट, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए किसी भी गैस को आग पकड़ने के लिए, एक्सप्लोड होने के लिए। 45। अब इसके ऊपर भी जाएगा तब भी आग नहीं लगेगा।
क्लियर है? अब बाकी हमने आपको टॉक्सिसिटी के लिए बताया था भाई कि अभी कन्फाइंड स्पेस में फ्लेमेबल गैसेस मतलब आग पकड़ने वाले गैसेस भी हो सकते हैं और जहरीले गैसेस जिसको टॉक्सिक बोलते हैं। ठीक है, अब उसमें था कि भाई हम थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू चेक करते हैं कि अगर किसी भी गैसेस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट दिया जाता है कि भाई अगर 15 मिनट के लिए अलाउड होगा, अगर इतना पीपीएम होगा तो 15 मिनट होगा, और अगर इतना पीपीएम होगा तो वह मतलब 8 घंटा अलाउड होगा। 8 घंटे वाले को बोलते हैं TWA, और 15 मिनट जो अलाउ होता है उसको बोलते हैं STEL, शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट मतलब। STPL। हाँ, टाइम वेटेड एवरेज मतलब 8 घंटा अलाउड होगा, और वीक में 40 घंटा बोलते हैं मतलब 5 डेज के लिए, 8 × 5 = 40 हुआ ना, तो 5 डेज के लिए 40 घंटा अलाउड होता है जो कि TWA के अंदर आता है। और अगर 15 मिनट के लिए अलाउड किया जाए तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टाइम एक्सपोजर लिमिट। अब एक चीज होता है जैसे TLV का मतलब होता है थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। हम क्या कहते हैं कि एयरबोर्न कंडीशन होता है वैसा एयर का कंडीशन जिसमें एक बंदा आराम से काम कर सके बिना नुकसान पहुंचे। ठीक है, जैसे अभी 1 ppm है, 1 ppm अगर एस टू एस का कंसंट्रेशन है, तो उसमें वो बंदा को 8 घंटा तक अगर हम काम करने का अलाउ करेंगे तो उस कंडीशंस में काम कर सकता है, उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसका कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम उसको 15 घंटा 20 घंटा लगातार उस कंडीशन में रखेंगे देन उसको हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो इसलिए कुछ चीज़ों का कंसंट्रेशन लिमिट सेट किया गया कि भाई इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है काम करने के लिए। अगर 5 ppm पहुंच गया तो 15 मिनट से ज़्यादा अगर बंदे को हम एक्सपोजर में डालेंगे तो उसको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच जाएगा। तो हमें अगर काम करना है तो सबसे पहले हमें गैस टेस्ट करना पड़ेगा। कन्फाइंड स्पेस में मैंडेटरी चीज़ होती है वेंटिलेशन चेक करना, गैस टेस्ट करना, उसमें हवा का बहाव कैसा है, इल्यूमिनेशन कैसा है, जो लाइटिंग यूज़ करी है उसका सप्लाई किस तरीके का, ये सब सब कुछ चेक करना बहुत ज़रूरी है। बस आपके पास रेस्क्यू प्लान होना चाहिए कि अगर किसी बंदे को अंदर में कुछ हो जाता है तो उसको बाहर कैसे निकालेंगे, उसके लिए रेस्क्यू टीम होती है। हाँ साहिल पूछो। सर लॉग आउट हो गया था, थोड़ा फिर से रिपीट कर दूं। क्या बोल रहे? लॉग आउट हो गया था सर मेरा। सर लॉग आउट हो गया था क्या? वापस से क्या आपको पूछना बताओ। ऑलरेडी तो मैंने पहले भी फिर बता से रखा आपको रिपीट चीज़ें। कर देना। क्या? जो भी आप बता रहे थे वो रिपीट कर देते थोड़ा बैक होके। अच्छा, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी हमने आपको एलियल यूएल तो पहले भी आपको समझा दिया था, वो तो क्लियर है आपको। जी 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 अभी जी मैं जी। बता रहा था कि भाई ये मतलब टॉक्सिसिटी के बारे में बता रहा था कि टॉक्सिक गैसेस और बाकी चीज़ों को चेक करना होता है हमें। ठीक है, अगर कन्फाइंड स्पेस में जा रहे हैं तो एक जो कॉमन टर्म यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गैस टेस्ट करना। मतलब इनसाइड कंडीशन में एयर का फ्लो कैसा है, उसमें किस तरह के गैसेस अवेलेबल है। तो एलियल मीटर आता है, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का एक मीटर आता है जिसको मल्टी गैस डिटेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपनी का आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं कन्फाइंड स्पेस के अंदर किसी भी मतलब वायर रोप से किसी चीज़ से बांध के अंदर डाला जाता है। उसको तो हम चेक करते हैं कि भाई अंदर का कंडीशन में किस तरीके का गैसेज अवेलेबल है। अगर है मान लिया चलो CO है, तो CO में 30 से 55 ppm के बीच में अगर रहता है कंसंट्रेशन तो अलाउड होता है। उससे 55 ppm से ज़्यादा हो गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज़्यादा है तो नहीं अलाउड करेंगे काम करना। तो वो कंडीशंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। एज पर सेफ्टी ऑफिसर हमें कंफर्म करना है कि गैस टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो। ऑक्सीजन लेवल आप लोगों को क्लियर कर दिएगा 19.5 से 23.5 के बीच में होना चाहिए। कम जी होगा सर। तभी क्या दिक्कत है पहले बता दिया, और ज़्यादा होगा तो भी आपको पता होना चाहिए। जी जी। बाकी हो गया जो स्टैंड बाई पर्सन है उसका काम क्या है, तो भाई एक क्या बोल सकते हैं कन्फाइंड स्पेस का एंट्री और एग्जिट रजिस्टर मेंटेन करेगा कि किस तरीके पहले तो मटेरियल के अंदर जा रहा है वो भी बाहर आना चाहिए, रिटर्न जितना मटेरियल का सब रिटर्न बाहर आना चाहिए। प्लस जो बंदा जा रहा है उसका नाम और टाइम मेंशन किया जाता है कि ये बंदा अभी गया, और 15-20 मिनट के बाद वापस आएगा तो उसका साइन करेगा वो, मतलब साइन करके जाना अंदर होता है। नाम लिखा, हमने ID नंबर लिखा, टाइम लिखा, और वो बंदा साइन करके खुद से जाएगा ताकि कल को कोई आ तो चेक करेगा हाँ इस बंदे ने साइन किया था खुद से अंदर जाने टाइम। और बाहर आएगा तब भी साइन करेगा, दोबारा अंदर जाएगा तो फिर से नाम लिख के फिर साइन होगा। तो इसको बोलते हैं एंट्री एग्जिट रजिस्टर मेंटेन करना कन्फाइंड स्पेस का। क्लियर है यहाँ तक? कंट्रोल मेजर्स जी बिफोर सर। एंट्री। हाँ जी सर। बाकी मैंने आपको ऑलरेडी पहले इसका बता भी दिया। ठीक है कि जो LEL है आपको H2S का वो 4.5% है। ठीक है, और UEL जो होगा वो H2S का 45% है। तो कुछ चीज़ों का LEL UEL थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कभी कभी पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में भी। ठीक है, CO हो गया, CO2 हो गया, CH मीथेन हो गया, ये जो कॉमन गैसेज है। अब ऑयल एंड गैस में जाओगे तो H2S का नाम तो आपको सुनने को मिलेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब आता है कंट्रोल मेजर्स ड्यूरिंग वर्क, मतलब काम करने से पहले का चीजें हमने चेक कर लिया, गैस टेस्ट हो गया, सारा कुछ हो गया, प्लान बन गया, बंदा हमारे पास है। अब एट द टाइम क्या करना, जब हम काम कर रहे हैं तो उसमें होता है कि भाई कंटिन्यूस गैस मॉनिटरिंग, मतलब आपके पास गैस टेस्टर हमेशा आपके पास होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हमारे पास गैस टेस्टर रहेगा जो कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होता रहेगा कि अगर कभी कन्फाइंड स्पेस में किसी तरीके का या तो कोई टॉक्सिक गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ गया या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो उसका सायरन बजेगा। उसमें डेटा सेट किया रहता है कि भाई अगर 19.5 से नीचे हो जाएगा तो उसका सायरन बजना शुरू हो जाएगा। या फिर अगर 5 ppm पहुंच गया, ठीक है, हमने क्या बोलते हैं एस हमने अंदर में चेक किया था कि एस का थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम था, तो हमारे एल मीटर में चेक उसमें सेट किया होता है कि एस अगर 5 ppm जैसे पहुंचेगा तो उसका सायरन बजना शुरू हो जाएगा। तो भी बजेगा तो हमें इसको खाली करना पड़ेगा एरिया को तुरंत में। अब आता है इंश्योर कांस्टेंट कम्युनिकेशन, मतलब अभी बहुत बार होता है कि कन्फाइंड स्पेस में नेटवर्क नहीं आता है, तो हम लोग क्या करते हैं अलग से वायरलेस यूज़ करते हैं, ठीक है, वॉकी टॉकी जिसको बोलते हैं। वो वॉकी टॉकी स्टैंड बाई पर्सन के पास बाहर में भी रहता है और एक बंदा अंदर लेके जाता है कि उससे कम्युनिकेशन बना रहे कि अंदर में काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। प्लस अपॉइंट ट्रेंड स्टैंड बाई पर्सनल, मतलब जो बंदा बाहर में खड़ा हो ट्रेंड होना चाहिए ताकि अगर कुछ इमरजेंसी हो तो पैनिक नहीं हो। इमरजेंसी हो गया तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट बचाने के लिए चला गया और खुद भी बेहोश हो गया अंदर जाकर। अब मैंने आपको एक चीज बताया भाई, यूज लाइफ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स, मतलब बंदा सेफ्टी बेल्ट पहन के इसलिए ही जाता है कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हुआ तो इसको बाहर खींच के निकाला जाए। ये देख रहा है, देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ, यस सर। यहाँ पर है ना, ये आपके इसमें अटैच किया जाता है, ठीक है, ताकि अगर बंदा बेहोश हो गया अंदर में तो बाहर खींच के उसको निकाल सके, क्योंकि एक छोटा स्पेस है, किसी को कोई लेके नहीं आ सकता अंदर से बाहर। तो काम करने टाइम ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आता है आफ्टर वर्क कंप्लीशन हमको क्या करना, मतलब काम होने के बाद क्या कंट्रोल्स यूज करना है। तो वापस से कंडीशन को चेक करेंगे, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को, काम निकलने से पहले कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं है, ठीक है। एंट्री पॉइंट जो है उस सिक्योर है कि नहीं, हमको बाहर निकलने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा, हम जहाँ से एंट्री एग्जिट किया था हमने, ठीक है। अब होता है रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट द टास्क, मतलब हमने जो काम किया था, जो हमने डेटा लिया था चेक करने टाइम कि ऑक्सीजन लेवल कितना है, वो सब कुछ को डॉक्यूमेंट्स करना होता है, मतलब हमें एक फाइलिंग करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा कि भाई ठीक है, हमारा जो रजिस्टर है वो रजिस्टर को भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि कल को अगर कभी कोई ऑडिट होता है, काम वापस चेक किया है, तो हमारे पास डेटा होना चाहिए कि सर हम जब कॉन्फ्रेंस में काम किया था तो इस तरीके का ऑक्सीजन लेवल था, हमारे पास एंट्री एग्जिट रजिस्टर सारा मेंटेन है, ठीक है। उसके बाद होता है भाई क्लीन एंड इंस्पेक्ट पीपीज, मतलब काम करने के बाद हमारा पीपीज को भी चेक करते हैं कि भाई कोई डैमेज तो नहीं होगा ना, हम अंदर में गए हैं तो हमने जो हमारा सेफ्टी बेल्ट पहन के गए थे, शूज हेलमेट जो भी पहन गए, उसमें किसी तरह का कोई डेंट तो नहीं पड़ा ना, कुछ कुछ डैमेज तो नहीं हुआ, वो भी लास्ट में चेक किया जाता है काम करने के बाद। क्लियर है ये आफ्टर वर्क कंप्लीशन। क्लियर सर। जी सर। अब आता है कन्फाइंड स्पेस का परमिट सिस्टम, मतलब अब बेसिक है, हर काम में परमिट लिया जाता है, तो कन्फाइंड स्पेस में भी वही होगा, परमिट लिया जाएगा। परमिट लेकर करने के बाद उसमें क्या हजार्ड है, क्या प्रिकॉशंस है, वो चीज़ें मेंशन रहती है, ठीक है। अब ये होता है कि कन्फाइंड स्पेस का परमिट एक दिन के लिए ही मिलता है, मतलब 24 आवर के वैलिड होता है, कल को आपको फिर से लेना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस में ऑक्सीजन लेवल चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, वो चीज़ें चेंजेस होती है। इससे कन्फाइंड स्पेस का परमिट ऐसा नहीं कि एक हफ्ता 20 दिन के लिए मिलेगा। नॉर्मली ज़्यादातर जगह पर हमने यही देखा कि 1 आवर्स, मतलब 24 आवर्स के लिए मिलता है। एक दिन के लिए मिला, कल आपको दोबारा से लेना पड़ेगा, फिर से गैस टेस्ट होगा, मतलब जब भी आप काम करेंगे तो उसमें आपको गैस टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, और वो चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है कब परमिट में कि हमने जो गैस टेस्ट चेक किया था उसमें ऑक्सीजन लेवल, बाकी टॉक्सिक गैसेज या फ्लेमेबल गैसेज के कंसंट्रेशन कितने आए थे, ठीक है, ये परमिट में रहता है। अब आता है कन्फाइंड स्पेस का सेफ्टी चेकलिस्ट, मतलब कि भाई क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देना होता है अगर कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। तो सबसे पहले चीज़ आपको पहले बता भी, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो टेस्टेड है और सेफ है कि नहीं, मतलब आपने एटमॉस्फेयर को चेक किया कि नहीं, आपने गैस टेस्ट किया था कि नहीं किया था, और करने के बाद आपको सेफ मिला कि नहीं मिला। आपके पास जो पीपीज यूज होगा कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए, आपके पास है और आपने पहना है कि नहीं पहना, ये भी देखना होता है। अब आपको परमिट मिला है कि नहीं मिला, वो चेक करना होगा, बिना परमिट के काम अलाउड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता आपके पास जो है रेस्क्यू प्लान है कि नहीं है, और आपने उसका प्रैक्टिस कराया कि नहीं कराया, बंदे को ट्रेनिंग कराया कि नहीं कन्फाइंड स्पेस का काम करने से पहले, कि अगर कभी कोई इमरजेंसी हुआ तो आप किसी को रेस्क्यू कैसे करोगे। तो ये होता है कन्फाइंड स्पेस का सेफ्टी चेकलिस्ट, अगर काम करना है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पहले ही बताई भाई, एटमॉस्फेरिक टेस्ट होना चाहिए, गैस टेस्ट बहुत ज़रूरी है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है सर। जी सर। अब इसका कुछ कंक्लूजन ये आता है क्लास कंप्लीट होने के बाद कि भाई
हमें कभी भी अंदर अकेले नहीं जाना होता, ठीक है। कन्फाइंड स्पेस में काम करना तो अकेले नहीं जाना। नॉर्मली प्लांट में भी हम लोग ऐसा बोलते हैं सबको कि आपको अकेले अलाउड नहीं है काम करना। आप किसी को अपने साथ में ले जाओ, कल को अगर आपको कुछ होता है, मान लिया बेहोश हो गया, कुछ भी हो गया, तो कोई इन्फॉर्म करने वाला बंदा नहीं रहेगा। साथ में रहोगे तो आपको कुछ होगा तो कोई किसी को इन्फॉर्म करेगा कि ठीक है इसको कुछ हो गया, कहीं पे गिर गया, चोट लग गया, बेहोश हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, तो अलोन पर्सन अलाउड नहीं होता है, कन्फाइंड स्पेस तो बिल्कुल नहीं होता। अब ये कि भाई इमरजेंसी रिस्पांस के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर सायरन बज रहा है, दैट मीन्स आप अगर अपने गैस टेस्टर लेके गए हैं, ठीक है, तो उसमें अगर सायरन बजता तो आपको इमरजेंसी इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वो एरिया खाली करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमें गैस टेस्टर बज रहा, सायरन बज रहा और हम ध्यान भी नहीं दे रहे उसके ऊपर। तो अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अभी सफरोज, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्या? सफरोज है कि नहीं है क्लास में? क्लास में नहीं है सर। नहीं है सर। ठीक है, शाहिर आपको वॉइस आ रही है? यस सर। अभी मुझे बता सकते हो कि कन्फाइंड में से क्या क्या हजार्ड हो सकता है, क्या क्या खतरा होगा कन्फाइंड में अगर काम करना है तो? इसमें सर कॉन्फाइनेड स्पेस में सबसे पहले तो वो, अगर क्या बोलते हैं सर, वो H2S गैस ज्यादा हो तो वो हजार्ड है एस हमारे लिए। देखो, स्पेसिफिक गैस सर का नाम लेने नहीं है, ठीक है शाहिद। स्पेसिफिक किसी यस गैस सर। का लेने की जरूरत नहीं है। एस टॉक्सिक गैसेस, तो टॉक्सिक गैसेस का नाम तुम ले सकते हो, ठीक है। टॉक्सिक गैसेस। हम्म। यस सर, टॉक्सिक गैसेस अगर ज्यादा हो तो वो हमारे लिए हजार्ड है, उससे सिर चक्कर आ सकता है या दम घुट सकता है। और सर फ्लेमेबल गैस अगर ज्यादा है या ऑक्सीजन ज्यादा है तो उससे फायर हजार्ड हो सकता है। तो हम उसको बोलेंगे क्या भाई, फायर हजार्ड के चांसेस हैं, ठीक है। फायर हजार्ड है ना इस यस। तरीके का, ठीक है। और और ऑक्सीजन ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम है तो उससे भी हम्म, दम घुट सकता है। तो उसमें दो तरीके का खतरा है, देखो। ऑक्सीजन इनरिचमेंट बोलते हैं जिसको, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना, और एक होता है ऑक्सीजन डिफिशियंसी, मतलब ऑक्सीजन लेवल को कम होना। ये दोनों का खतरा है उसमें। यस बढ़ेगा सर। तब भी दिक्कत है और कम होगा यस तब सर। भी दिक्कत है, ठीक है। और क्या हो यस सकता है? सर। और इतना ही पता है सर। इसमें अर्गोनॉमिक्स हजार्ड तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका बॉडी पोस्चर का बहुत इशू क्रिएट होगा। छोटा जगह है ना, अंदर आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, बैठने में प्रॉब्लम होगा, काम करने में दिक्कत होगा, अर्गोनॉमिक्स हजार्ड के चांसेस होंगे। यस सर। यस सर, बाकी और सर ऑर्गेनाइज। हाँ। और सर इसमें एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट है, हाँ तो ये भी इसीलिए तो, प्रॉब्लम क्रिएट करता है हाँ फिजिकल। ये वही अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसी को बोलते हैं कि भाई इसमें जो एंट्रेंस एरिया है ना, वो भी लिमिटेड है, तो वो एक तरीके का प्रॉब्लम है वो, ठीक है। लिमिटेड मूवमेंट बोलते हैं इसको एक तरीके से, ठीक है, कि लिमिटेड मूवमेंट एरिया मतलब बहुत छोटा जगह है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड में बहुत ज्यादा क्रिएट होगा इसमें इशू, ठीक है। जितना झुक के जाएगा, बैकबोन में इंजरी होने के चांसेस होंगे, समझ रहे हो? और सर यस सर। इसमें लाइटिंग का भी प्रॉब्लम होता है, तो इसमें जैसे पुअर इल्यूमिनेशन बोलते हैं लाइटिंग। जिसको, कि इल्यूमिनेशन के इश्यूज हो सकते हैं अभी क्या ना। अभी जैसे सेफ्टी में टर्म में यूज करेंगे तो उसमें लाइटिंग नहीं बोलते हम लोग, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ILLUMINATION, मतलब इल्यूमिनेशन मतलब होता है लाइटिंग इल्यूमिनेशन, का ओके इश्यूज, सर। ठीक है। तो ये टर्म आप लोग ध्यान रखो, इल्यूमिनेशन बोलते हैं लाइटिंग में। जो टर्म यूज करते हैं एज पर सेफ्टी ऑफिसर, इल्यूमिनेशन यूज होता है, ठीक है। इल्यूमिनेशन के इश्यूज एंड हो गए ऑल्सो मतलब। सर, हम्म। और नॉइस का भी इशू होता है। तो ये सारा मतलब फिजिकल हजार्ड तो सारा लगभग ही आए, नॉइस का इशू हो सकता है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल हजार्ड भी हो राइट सकता है, राइट। क्योंकि सप्लाई यूज तो हो रहा ना, पावर सप्लाई तो रहेगा रहेगा, मशीन यूज होगा, इलेक्ट्रिकल हजार्ड होगा आपको, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल का इश्यूज होगा, टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैसेस हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैसेस की वजह से फायर हजार्ड होगा वहाँ पर। फॉल हजार्ड भी हो सकता है राइट अगर कोई सर। स्ट्रक्चर बना के काम कर रहे हैं तो। फ्लोर पे काम है तो फॉल हजार्ड नहीं, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर बना के अंदर काम हो, कुछ हाइट पे काम होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर में काम करना, तो बंदा गिरने का चांसेस भी है उसमें। तो इस तरीके का हजार्ड कन्फाइंड स्पेस में अवेलेबल हो सकता है, और बाकी चीजें होगी कि किस तरीके वर्क हमें परफॉर्म करना है कन्फाइंड स्पेस में, ठीक है। राइट सर। यस सर। बाकी यार मैंने आपको जो चीज़ें बताई कि भाई कन्फाइंड स्पेस क्या मेन मेन कंट्रोल होंगे, कि अगर हमें अंदर जाना उससे पहले क्या क्या चीज़ें चेक करना, तो आपको उसका ऑक्सीजन लेवल तो कंफर्म ध्यान में रहना चाहिए भाई कितना होता है। ये चीज़ें गैस भी चेक। दिमाग से नहीं निकलनी चाहिए कि कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। और कम होगा तो क्या होगा, जी ज़्यादा सर। होगा तो क्या होगा। क्लियर है? क्लियर जी सर। सर। यस सर। अभी किसी को कोई डाउट, कन्फाइंड स्पेस किसको बोलते हैं, एलईएल यूईएल हो गया, टॉक्सिक गैसेस के बारे में बता दिया मैंने आपको, ऑक्सीजन लेवल क्लियर हो गया, इसमें उसका परमिट के बारे में बता दिया, ठीक है। कंट्रोल में बेसिक क्या सर हजार्ड हो सकता है। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है? अ, सर ये आपने मुझे ना यूएल में ये प्रॉब्लम है कि आपने मुझे ये कहा है कि 45% से
के बीच में हो तो हम काम ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर इश्यू नहीं सकते है। लेकिन काम नहीं कर, कितने बोले नहीं कर कर सकते सकते। नहीं, नहीं कर सकते उससे भाई। उससे ऊपर या नीचे होना चाहिए, देखो उससे ऊपर ऊपर या से, सर उससे नीचे, अगर एलईएल उससे अबव के होता तो सर नीचे क्या या होगा मतलब? यूएल के ऊपर। देखो अबव का चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं समझ रहे मेरी बात को, अबव ठीक होने है के सर, चांसेस नो तो। होंगे नहीं। ठीक है, अदरवाइज देखो अगर अबव हो गया ना तो हमारे पास ऑक्सीजन लेवल कम हो हम्म, जाएगा वहां पे, समझ रहे हो। ठीक है सर। कंडीशंस और तो नी वैसे भी अबव होगा ना, तो आपका अगर 45% हो गया, अब 19.5% मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, उसमें नाइट्रोजन भी होगा, बाकी गैसेस भी होंगे, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसमें ऑक्सीजन लेवल बचेगा फिर, अगर इतना ज्यादा हो गया तो वो नहीं सर। ऑक्सीजन लेवल ऑलरेडी मेरे में से डिप्लीशन हो जाएगा, वहां पर डिफिशियंसी का इश्यूज हो जाएगा। और 90 एलईएल और यूएल के बीच में रहेगा तो हम काम नहीं का अलाउड करते हैं, हमें हमेशा एलईएल से नीचे होना चाहिए, मैंने आपको यही बताया, समझ रहे हो। आपका जो ओके सर, ऑप्शन। फ्लेमेबल गैसेस का जो कंसंट्रेशन ठीक। है लेस देन एलईएल होना चाहिए, तभी हम अलाउड करेंगे, एलईएल से ऊपर तो सर अगर हम्म। मिनिमम जैसे 0.5 0.8 इतना हो तो हम फोर दे सकते हैं फोर पॉइंट परमिट। फाइव से देखो कम रहेगा सुनो तब देखो, भाई। मेरी बात सुनो, मैंने सिर्फ एच2एस का एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, दूसरे अलग गैसेस के लिए अलग अलग तरीके का उसका एलईएल यूएल डिसाइड किया हुआ है, वो आपको नेट पे भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आपका गैस क्या अवेलेबल है, उसका क्या एलईएल और यूएल है, समझ गए। ओके सर, ये तो एग्जांपल था एलईएल, जस्ट हाँ फॉर। एलईएल, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई 5% 4.5% एच2एस का एलईएल है, तो अगर 4.5% है 1% है तो हम अलाउड कर देंगे, उससे ज्यादा होगा तो हम नहीं, कोशिश करेंगे अलाउड नहीं करना है काम, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, वेंटिलेशन यूज करेंगे। देखो दो चीज होता है, एक पर्जिंग बोलते हैं जिसको, ठीक है, कि अगर वहां पर ऑक्सीजन मतलब गैसेस कुछ अवेलेबल है तो हम बाहर से एयर का कंप्रेस एयर यूज करेंगे, उससे क्या होगा, अंदर का जो गंदी हवा है ना वो सब बाहर निकल जाएगा, समझ रहे हो। अगर ओके सर। हम काम करना वहां पर, अगर टॉक्सिक गैसेस अवेलेबल है तो दो चीज होगा, या तो हम स्काबा लगा के अंदर जाएंगे ताकि हमारे पास ऑलरेडी अपना ब्रीथिंग एपरेटस होगा, तो वो बाहर का जो इन्वायरमेंट का जो गैस है वो हमारे माउथ में जाएगा नहीं जाएगा। और एक चीज़ और होता है कि हम बाहर से कंप्रेसर एयर डाल के उसे उसमें से जो गैस है उसको बाहर निकालते हैं ताकि वो एरिया क्लीन हो जाए काम करने के लिए। ओके सर। और बाकी सर चिकन, हाँ सर जो बताओ। स्काबा सर लगाएंगे सर, हम्म, स्काबा जो लगाएंगे सर, तो वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा ना सर, वो हाँ ज्यादा टाइम तो चलेगा देखो नहीं। भाई, कन्फाइंस में से वैसे भी कौन सा तुम्हें 1 घंटा लगातार अलाउड होगा काम करने के लिए, ये बताओ। ऑलरेडी लिमिटेड टाइम होता है, आपको रोटेशंस करना ही पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा बार बार, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक बार में 2-2 घंटा काम कर रहे हो अंदर में। अब दो अभी दो चीज होता है, अगर 1-1 घंटा भी अलाउड होता है, डिपेंड करता है आपका कन्फाइंड स्पेस कैसा है, बहुत बड़ा एरिया है, उसमें वेंटिलेशन अच्छा है, ऑक्सीजन का इशूज नहीं हो रहा, ठीक है। अंदर में ना गर्मी बहुत ज्यादा होती है, पता है, कन्फाइंड स्पेस जाओगे ना काम करने ना, तो उसमें टेम्परेचर का इशूज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। यस अंदर में क्योंकि हवा का फ्लो नहीं रहता ना, उसकी वजह से गर्मी लगनी शुरू होती है, बंदा वैसे भी ज्यादा काम नहीं कर पाता कन्फाइंड स्पेस में। ये चीजें इशू क्रिएट करती है कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं भाई, 20 मिनट का सर। 25 मिनट का डिपेंड करता है कि हमारा एरिया कैसा है, अगर ज्यादा बड़ा स्पेस है, हवा का फ्लो अच्छा, तो हम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ाते हैं कि ठीक है आप 30 मिनट्स काम करो, उसके बाद बाहर आओ, थोड़ा फ्रेश लो, देन अंदर जाओ। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका कैसा कन्फाइंड स्पेस है, कितना बड़ा है, उसमें एयर का फ्लो कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, ठीक है। ठीक है सर। यस क्लियर है सबको। तो आपका यार कन्फाइंड स्पेस का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी आपको हमने नोट्स भी प्रोवाइड करे थे, अगर स्टिल किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे आराम से रीच आउट कर सकते हो, नंबर है आपके पास, मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ओके, ओके सर। चलो ठीक है, तो क्लास क्लोज करते हैं, ठीक है, गुड नाइट। बाय गुड सर, नाइट गुड गुड सर। नाइट। नाइट, अल्लाह चलो हाफिज। ठीक है, बाय। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।